Yes, okay, so I hope it is clear. Yes, so hello guys, welcome to Study IQ. So we'll start in a minute. Let other people also join in. तब तक meanwhile अगर आपके कोई doubts रहेंगे then just keep on typing them. I'll be taking up your doubts also. So today we are going to start with territorial empire और महाजनपदा basically, ठीक है. तो पहले महाजनपदा के बारे में देखेंगे. Out of महाजनपदा then मगध कैसे develop हुआ. So 11th chapter we will start in a minute, okay. So take a minute. अगर कोई भी doubt meanwhile if you are having then just keep on typing it. ठीक है guys. Good evening to all. Good evening guys. So yes, अगर कोई डाउट रहेगा then keep on typing, otherwise we will move ahead. We'll start with the chapter. I'm giving you a minute. अगर कोई भी डाउट रहेगा तो you can ask me. Okay guys? या देखो बीपीएससी मेंस के लिए तो इनफ नहीं होगा. जब आप मेंस की बात करते हो तो आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो अप्रोच होता है हिस्ट्री पढ़ने का, राइट. सो आपको पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर तो यहाँ से मिल जाएगा. बट एज फार एज ऑप्शनल इज कंसर्न देन आपको थोड़ा सोर्सेस एंड हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर भी फोकस डालना पड़ेगा. सो सोर्सेस एंड हिस्टोरियोग्राफी हम लोग जीएस में नहीं पढ़ते. तो दिस इज समथिंग दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन कंसोलिडेशन ऑफ सर्टन फैक्चुअल डाटा. बट एज सच अगर आप पूछोगे कि मेंस इससे हम लिख पाएंगे तो एब्सोल्युटली नहीं. उसके लिए तो थोड़ा आपको ऑप्शनल का एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. यस, हाँ हाँ, ओके. यस, सो आई होप इट इज़ क्लियर. और कोई अगर डाउट रहेगा तो फिर यू कैन आस्क मी गाइज, ठीक है. चलो वी विल स्टार्ट नाउ. अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो मीनवाइल यू जस्ट कीप ऑन आस्किंग मी योर डाउट. बट टुडे विल स्टार्ट विद दी मगधन एम्पायर, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद द मगधन एम्पायर और महाजनपदा, नॉट मगधन एम्पायर, तो महाजनपदा. तो इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैड सीन द डेवलपमेंट ऑफ द जनपदा. हमने देखा था अर्ली वैदिक पीरियड में पहले कुछ तो जना जैसी चीज़ें डेवलप होना चालू हो गई थी. लेटर वैदिक पीरियड में ये जो जना है दैट बिकम जनपदा, दैट इज सेटल्ड टेरिटरी ऑफ द ट्राइब. एंड फिर लेटर वैदिक पीरियड में जो जनपदास है स्लोली उनकी टेरिटरी बढ़ती गई. एंड अल्टीमेटली बाय द 6th century BC वी कैन फाइंड द पीरियड ऑफ महाजनपदा. एज फार एज पीरियड ऑफ महाजनपदा इज कंसर्न, इसका एक पार्ट जो एनसीईआरटी ने पहले ही कवर अप करवा दिया था, दैट इज सोसाइटी रिलेटेड डेवलपमेंट, दैट इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. तो आज वाला जो पूरा हमारा चैप्टर है दैट इज रिलेटेड टू द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द महाजनपदा पीरियड. तो 6th century BC में व्हाट वाज द पॉलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर महाजनपदा, वही हम लोगों को अभी एक एक करके देखना है. तो जनाज वेर देयर, जना बिकेम जनपदा, जनपदा बिकेम महाजनपदा. जना का मतलब हमने देखा था ट्राइब था. ऐसे बहुत सारे ट्राइब एक साथ आए, दे सेटल डाउन इन अ पर्टिकुलर प्लेस, तो आपका बन गया जनपदा. एंड जैसे जैसे जनपदा बढ़ने लगे तो वी हैव गॉट महाजनपदा. सो बाय द टाइम ऑफ द 6th century BC, ओके, देयर वर टोटल 16 महाजनपदास अक्रॉस द आर्यवर्त. हमने 3 टर्मिनोलॉजीज भी देखा था, ओके, रिलेटेड टू द इंडिया दैट आर बेसिकली मेंशन इन द वैदिक लिटरेचर, दैट इज जाम्बूद्वीप, भारतवर्ष एंड आर्यवर्त. तो उसमें हमने ये भी देखा था कि आर्यवर्त इज द स्पेसिफिक टर्म दैट इज यूज फॉर द एंटायर नॉर्थन इंडिया. एंड नॉर्थन इंडिया में बाय द 6th century BC और 600 BC वी कैन क्लियरली सी 16 टेरिटोरियल किंगडम और 16 महाजनपदास वेर टोटली रिटर्न, टोटली सेटल्ड डाउन. तो जो महाजनपदा है ऑब्वियसली उसके आने के कुछ ना कुछ तो रीजंस थे. तो व्हाट वर द रीजंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द महाजनपदा. तो प्राइमरी रीजन जो हमें एनसीईआरटी ने बताया है दैट इज बेसिकली एग्रीकल्चरल सरप्लस एंड कलेक्शन ऑफ दिस सरप्लस बाय द स्टेट. हमने अभी हड़प्पा के टाइम पे भी ये बात की है एंड मैंने आपको कल वाले लेक्चर में भी बताया था जब एमरजेंस ऑफ द सेठीज एंड गौपतीज वेर देयर, जो सैटरडे को हुआ था, दैट विदाउट एग्रीकल्चरल सरप्लस आपकी इकोनॉमी डेवलप नहीं होगी. एंड विदाउट इकोनॉमी आपका जो स्टेट फॉर्मेशन है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा. एंड दैट्स द एग्रीकल्चरल सरप्लस जो है वो हमेशा बेस रहता है फॉर द एमरजेंस ऑफ द स्टेट. नाउ सिंस ओवर हियर यू कैन क्लियरली सी
ये जो 16 महाजनपदास है दोज आर क्लियरली सिचुएटेड अक्रॉस द गंगेटिक प्लेन। तो अगर ये गंगेटिक प्लेन के अक्रॉस सिचुएटेड है तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, दे आर अवेयर ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस से इनको काफ़ी ज़्यादा सरप्लस आ रहा है। तो सरप्लस वॉज वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर, दैट एग्रीकल्चरल सरप्लस वॉज देयर विद दिस पीपल। एंड अपार्ट फ्रॉम सरप्लस, ओके, जो सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज डिस्कवरी ऑफ द आयरन। आयरन के बारे में भी देखा था, दिस इज बेसिकली कृष्ण अयास या फिर आप इसको श्याम अयास भी बोलोगे। तो कृष्ण अयास या फिर श्याम अयास जो लेटर वैदिक पीरियड में हम लोगों को वर्ड मिले उसका मतलब ही है ब्लैक मेटल, और ये जो ब्लैक मेटल है दैट इज बेसिकली आयरन। तो जैसे सोसाइटी में आपका आयरन आया तो आयरन के हल बने, आयरन के एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट बने और उसके वजह से एग्रीकल्चरल सरप्लस बढ़ा। एंड जैसे ही सोसाइटी में आयरन आया तो आयरन से आपके इक्विपमेंट वेपन भी बनने लग गए, और वही वेपन यूज करके जो अर्लियर मगधन किंगडम है उसने सारे के सारे जो लेटर ऑन महाजनपदास है उनको कैप्चर करना चालू कर दिया। तो बेसिकली अल्टीमेटली यू कैन क्लियरली सी एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चरल सरप्लस लाने की काम, एंड आफ्टर मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भी आयरन के जो नए नए इक्विपमेंट सोसाइटी में आए, बिकॉज ऑफ दैट एस्पेक्ट सोसाइटी में अल्टीमेटली 16 महाजनपदास जो है वो डेवलप्ड होना चालू हो गए। Now, as far as the 16 महाजनपदास आर कंसर्न, यूपीएससी ने एज तो कोई सवाल पूछा नहीं है यहाँ से, बट एज फार एज महाजनपदास आर कंसर्न आपको हर एक महाजनपदा देयर आफ्टर उसका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसके बारे में एक दो फैक्चुअल डाटा इंक्लूडिंग इट्स कैपिटल, इसके बारे में पता होना जरूरी है। तो अब उसके बारे में देखेंगे एक एक करके। तो व्हाट वेर दिस महाजनपदास, तो एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद द ईस्टर्न साइड एंड देयर आफ्टर विल मूव फॉरवर्ड। तो जो सबसे पहले वाला है दैट इज अंग, देन अंग महाजनपदा जो है दिस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। इसका नाम हम लोगों को महाभारता में भी मिलता है, राइट। महाभारता में कर्ण को अंगराज भी बोला गया है। तो कर्ण इज बेसिकली किंग ऑफ अंग टेरिटरी। तो जो अंग टेरिटरी है इट इज बेसिकली मॉडर्न डे बिहार बंगाल वाला जो एरिया उसके बाउंड्री पे कहीं पे तो थी। एंड देयर आफ्टर इसका जो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट था, ओके, वो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट था। तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे किंग हुआ करता था, हेरेडिटरी किंगशिप चलती थी। तो अभी हम लोग देखेंगे जैसे जैसे आगे जाएंगे दैट महाजनपदा में दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थे, एक था मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड दूसरा था रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट किसका था एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसका है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो इट इज नोन फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, इसका नाम अथर्ववेदा में भी हम लोगों को मिला है, जैन टेक्स्ट में भी मिला है। एंड देयर आफ्टर ये जो महाजनपदा में अंग टेरिटरी है इट वाज अल्टीमेटली अनेक्स। अनेक्स करना मतलब किसी भी टेरिटरी को आप हरा के आपके टेरिटरी में जोड़ देते हो, या फिर ये जोड़ने का काम होता है उसको बोलोगे अनेक्सेशन। तो ये अनेक्स करने का काम जो है वो बिंबिसारा ने किया था। एंड अल्टीमेटली धीरे धीरे करके जैसे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे और तभी आपको यही पता चलेगा कि जो मगध के अलग अलग किंग है इन्होंने कोई ना कोई तो टेरिटरी जो है सराउंडिंग महाजनपदास की उसको उठा के मगध में लाने का ही काम किया है। एंड दैट्स वाई मगध जो है अल्टीमेटली मोस्ट सक्सेसफुल एंड मोस्ट पावरफुल किंगडम जो है बना है। तो दिस इज रिलेटेड टू द अंग। अंग के बाद फिर मगध। तो मगध जो है ऑब्वियसली दिस इज द मोस्ट पावरफुल किंगडम अमॉन्ग द महाजनपदास। लेटर ऑन यू कैन सी दैट ओवर द पीरियड ऑफ 300 years सिंस इट्स फॉर्मेशन, इसका जो फॉर्मेशन है दैट इज बेसिकली ट्रेस्ड एट 544 BC। बिंबिसारा ने इसको फाउंड किया था मगध डायनेस्टी को। तो मगध एम्पायर जो है वो फाउंड हुआ तो उसके अप्रॉक्सीमेटली 300 से 350 साल बाद सारा का सारा जो आर्यवर्त है वो मगध में आ चुका था। तो इट वॉज नॉट द एफर्ट ऑफ द इंडिविजुअल किंग, इट वॉज द एफर्ट ऑफ मल्टीपल किंग जिन्होंने एक एक करके जो सराउंडिंग महाजनपदास है उनको मगध में लाने का जो है काम किया है। तो जो मगध है एज फार एज मगध इज कंसर्न, इनके दो कैपिटल थे, पहला तो राजगृह एंड लेटर ऑन कैपिटल वॉज शिफ्ट टू द पाटलिपुत्र। तो राजगृह हो या फिर देयर आफ्टर पाटलिपुत्र, दोनों भी एकदम इंपॉर्टेंट कैपिटल्स थी। वाई दिस कैपिटल वेर इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप सोचिए ओके आज के टर्म जमाने में भी अगर आप कोई कंट्री पे अटैक करते हो तो वो कंट्री हार गई, ये आप कब मानोगे? आप तब मानोगे जब वो कंट्री ने तो सरेंडर किया है तब, या फिर आपने उस कंट्री का कैपिटल कैप्चर किया है तब। बहुत सारे इंस्टेंसेस भी है हमारे पास, राइट। सो फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 2 में बर्लिन जब तक फॉल नहीं हुआ या फिर बर्लिन जब तक कैप्चर नहीं हुआ तब तक हिटलर या फिर जर्मनी जो है वो वर्ल्ड वॉर हारा नहीं था। तो फॉल ऑफ जर्मनी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इवेंट इन वर्ल्ड वॉर 2। तो वैसे ही एंशियंट टाइम में भी ओके कैपिटल सिटी वॉज क्वाइट इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब तक आपका कैपिटल नहीं गिरता या फिर कैपिटल नहीं हारता तब तक आप ये नहीं कंसिडर करोगे ना कि वो किंगडम जो वो हार गया।
एंड दैट्स व्हाई मगध के लिए हमेशा से एक नेचुरल प्रोटेक्शन था दैट देयर इनिशियल कैपिटल जो है इट वाज प्रोटेक्टेड बाय 5 हिल, मतलब हर जगह से उसको एक नेचुरल बाउंड्री वॉल मिल गई थी जिसके वजह से कैपिटल डिफेंड करना हमेशा आसान था। एंड लेटर ऑन व्हेन दिस कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, देन पाटलिपुत्र है इट इज बेसिकली मॉडर्न पटना। तो ये जो पाटलिपुत्र होगा या फिर मॉडर्न पटना जो है इट इज सराउंडेड बाय 2 रिवर गंगा एंड सोन, तो उसको भी एक नेचुरल जो फ्रंटियर है वो मिल चुकी थी। एंड दैट्स वाई मगध जो है वो हमेशा से इंपॉर्टेंट था, इसको कभी कोई ज़्यादा हरा नहीं पाया बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल प्रोटेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट दे स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ द कॉन्क्वेस्ट एंड एग्रेशन, मतलब इट वॉज मगध के किंग ओके बेट बिम्बिसारा, उसके बाद अजात शत्रु, उसके बाद में हमारे पास है पूरी की पूरी शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंदा में महापद्म नंदा इज इम्पॉर्टेंट एंड देयर आफ्टर फिर मौर्यन डायनेस्टी जिन्होंने भी मगध के ऊपर राज किया। तो मौर्यन में पहले चंद्रगुप्त मौर्य, देयर आफ्टर बिंदुसारा एंड देयर आफ्टर अशोका। तो ये जो ग्रेट किंग है हर एक किंग ने कोई ना कोई तो एरिया जो है सराउंडिंग टेरिटरी का मगध में लाने का काम किया है। सो दैट्स वाई दिस सेकेंड लाइन। एंड देयर आफ्टर फिर मगध और अंग के बीच में चंपा बेसिकली वॉज द रिवर। ठीक है, तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू मगध, इसके बारे में तो इन डिटेल पढ़ना ही है जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसे। ठीक है, देयर आफ्टर फिर नेक्स्ट वन कोशाला। एज फार एज कोशाला इज कंसर्न देन इनिशियल लेवल पे महाजनपदा में ये माना जाता है कि काशी वॉज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम एंड ये काशी को हराने का काम जो है वो कोशाला ने किया एंड लेटर ऑन कोशाला को हराने का काम जो है वो मगध ने किया था। तो दिस इज बेसिकली द 3 किंगडम जो इनिशियल लेवल पे स्ट्रॉन्गेस्ट वाली किंगडम थी। ओके, तो वन बाय वन सबसे पहले कोशाला जो है उसकी कैपिटल इनिशियल लेवल पे श्रावस्ती थी, बट इन लेटर पीरियड दे शिफ्टेड द कैपिटल टू अयोध्या। एंड देयर आफ्टर फिर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर जो उसमें प्रसेनजीत का नाम काफी इंपॉर्टेंट आता है बिकॉज प्रसेनजीत जो है ही इज कंसिडर्ड एज अ कंटेम्पररी ऑफ द बिम्बिसारा। ठीक है, तो बिम्बिसारा इज कंसिडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ द मगध डायनेस्टी एंड देयर वाज सर्टेन सॉर्ट ऑफ द मैट्रिमोनियल अलायंस बिटवीन प्रसेनजीत एंड बिम्बिसारा। ऐसा माना जाता है कि प्रसेनजीत की जो सिस्टर है दैट इज कोशाला देवी शी वॉज मैरिड टू बिम्बिसारा। तो मैरिज अलायंस वाला जो कंसेप्ट है वो भी इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे पहले वी कैन ट्रेस टू द महाजनपदा पीरियड। और ये मैरिज अलायंस क्यों फॉर्ज किए जाते थे उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, बट अभी एक लाइन में याद रखना कि मैरिज अलायंस जो है वो थ्रू आउट एंशिएंट एंड मीडिएवल इंडिया में देखे है बिकॉज वेन एवर मैरिज अलायंस आर फॉर्ज एक पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन मिल जाता है दोनों में से एक पार्टी को एंड देयर आफ्टर वंस दैट पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन इज ओवर उसके बाद वाला जो राजा आएगा ही विल एम्बार्क अपॉन द पॉलिसी ऑफ द कॉन्क्वेस्ट। तो मगध डायनेस्टी में भी वही हुआ, बिम्बिसारा जो है उसने 3 शादियां करके रखी थी अलग अलग डायनेस्टीज के साथ जिसके वजह से मगध को टाइम मिला। कौन सा टाइम मिला? सो पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन वाला टाइम मिला जिसमें दिस पीपल ऑगमेंटेड देयर रिसोर्सेज एंड वंस बिम्बिसारा वाज गॉन द सन अजात शत्रु है ही एम्बार्क्ड अपॉन द इलेबोरेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्क्वेस्ट। तो उसके बारे में भी बात करेंगे बाद में। तो देयर आफ्टर वी कैन क्लियरली सी ओके इसके जो इसका जो अल्टीमेट जो है ओके इट वाज मर्ज विद द मगधा। तो कोशाला जो है वो अल्टीमेटली हार चुका था एट द हैंड ऑफ द मगधा एंड कोशाला भी जो है उसकी टेरिटरी एनेक्स कर ली थी इन द मगधन। Thereafter फिर next is काशी। Now as far as काशी एम्पायर is concerned, initially it was the strongest one। अभी हमने बात की थी इसकी जो कैपिटल है दैट इज वाराणसी, वाराणसी को काशी भी बोला जाता है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इन इंडिया। As far as काशी is concerned then it was quite famous for the market and cotton textile and thereafter ये जो है अल्टीमेटली इसको भी पहले कोशाला ने अपने अंडर ले लिया था एंड कोशाला के बाद ये भी मगध के अंडर चला गया था। तो जस्ट फैक्चुअल डाटा है वही उसको याद रखना है। देयर आफ्टर वी आर हैविंग वाजी किंगडम। नाउ वाजी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज वाजी जो है वो एंशिएंट टाइम पे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट? देन रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब हुआ इनके जो किंग थे वो एक ही नहीं था, मल्टीपल किंग थे। सो दे बेसिकली हैड अ काउंसिल ऑफ द किंग जो एक साथ मिलके जो है यूजुअली सारे के सारे डिसीजन जो है वो लेती थी। तो एंशिएंट टाइम में हमें बहुत सारे रिपब्लिक मिले हैं। यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द कुरुज ऑल्सो। तो कुरु जो है मतलब आपके कौरव और पांडव, इट वॉज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ द रिपब्लिक बिकॉज वहाँ पे भी जब जब डिसीजन लेते थे तब तक आपको पता है कि बहुत सारे राजा एक साथ आके डिसीजन लेते थे। तो जब कौरव थे
तो ऑब्वियसली देयर वर टोटल 99 ब्रदर जो एक साथ आके डिसीजन लेते थे। एंड बाद में जब पांडव वॉर विक्टोरियस हो गए एंड पांडवों का जब राज आया, तो पांडव में भी सारे के सारे पांडव जो है उनको राजा की ही पदवी थी। इट मीन्स दैट दो युधिष्ठिर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ देम या फिर एल्डेस्ट ऑफ देम, बट अल्टीमेटली जब डिसीजन मेकिंग की बारी आएगी तो इट वॉज अ काउंसिल ऑफ 5 किंग जो मिलके है डिसीजन लेंगे। तो एज सच एंशिएंट टाइम में रिपब्लिकन का मतलब कोई इलेक्टेड हेड होगा या फिर कोई मेरिटोक्रेटिक बेस हेड होगा, तो ऐसा हम लोगों को इंडिया में एज सच कंसेप्ट नहीं मिला है। हमारा रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो है ये डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो आज आप इंडिया को रिपब्लिक मानते हो, क्यों? बिकॉज आपका हेड ऑफ द स्टेट है, दैट इज प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड अथॉरिटी है, इधर इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली दोनों चलता है, हमारा तो इनडायरेक्टली है, राइट? सो दैट्स व्हाई वी आर रिपब्लिक। बट जब एंशिएंट टाइम की आप बात करोगे तो एंशिएंट टाइम पे मोनार्की एंड रिपब्लिक में एक ही डिफरेंस होता था, दैट इज मोनार्की एक सिंगल किंग था, वही सारे डिसीजन लेता था। एज फार एज रिपब्लिक इज कंसर्न इट वाज काउंसिल ऑफ किंग जो मिलके डिसीजन मेकिंग किया करते थे। तो एज फार एज वाजी किंगडम इज कंसर्न इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज वाजी किंगडम जो है इट वॉज द कॉन्फिडरेसी ऑफ द 8 क्लैन, मतलब 8 डिफरेंट ट्राइब ने एक साथ आके ये किंगडम बनाई थी और उसमें से 3 इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले तो लिच्छवीज ऑफ वैशाली। लिच्छवीज का जो कैपिटल था वैशाली, वही कैपिटल इस पर्टिकुलर किंगडम का भी था, विच शोज दैट कि अमॉन्ग 8 क्लैन जो स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन है वो लिच्छवी होगा। देयर आफ्टर जंत्रिका क्लैन इज देयर, इसका नाम हमने कल ही देखा था, जंत्रिका क्लैन, राइट? सो जंत्रिका क्लैन इज इंपॉर्टेंट। व्हाई जंत्रिका क्लैन इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज जंत्रिका क्लैन जो है, ओके, दैट इज दैट जो अपना हमारे वर्धमान महावीर है, वर्धमान महावीर बिलोंग टू दिस जंत्रिका क्लैन। तो जंत्रिका इज ऑल्सो वन ऑफ द principality or one of the, you can say that as clan of the Vajji kingdom, and thereafter Videha is also there। तो एंशियंट टाइम में सीता के जो पापा थे दशरथ, ओके, दैट दशरथ बिलोंग टू द विदेहा क्लैन एंड सीता हरसेल्फ हैव सर्टेन रिलेशन विद दिस विदेहा क्लैन। तो ऐसे 3 इंपॉर्टेंट क्लैन जो हम लोगों को हमारे माइथोलॉजिकल बुक में लेटर वैदिक पीरियड में भी जो मिलते हैं, वी कैन ट्रेस देम टू द वाजी रिपब्लिक। एंड आई होप रिपब्लिक का मतलब क्लियर है। आज का मतलब डिफरेंट था, एंशियंट टाइम में डिफरेंट था। एंशियंट टाइम में इस पीरियड में देयर वाज नो सच इलेक्शन एज सच। यहाँ पे ये लोग क्या मानते थे, यहाँ पे रिपब्लिक मतलब मल्टीपल किंग होगी, एक काउंसिल ऑफ किंग होगी जो एक साथ आके डिसीजन मेकिंग करेगी। सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। कोई भी डाउट रहेगा देन जस्ट कीप ऑन टाइपिंग इट, मैं एक ब्रेक लूंगा बीच में, तब हम डाउट क्लियरिंग्स करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज मल्ल रिपब्लिक। नाउ मल्ल रिपब्लिक इज क्वाइट फेमस बिकॉज इनके 2 कैपिटल थे, एक था पावापुरी एंड दूसरा था कुशीनगर या फिर जिसको आप कुशीनारा भी बोलोगे। एंड उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही है कि बुद्धा जो है ही अटेन निर्वाणा और ही बेसिकली अटेन मोक्ष एट कुशीनारा, whereas महावीरा अटेन दिस मोक्ष एट पावापुरी। एंड ये भी एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ही था। सो एंशिएंट टाइम पे दिस मस्ट हैव बीन अ वेरी बिग रिपब्लिक बिकॉज 2 इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज जो है उस टाइम की, they chose this specific republic in order to give away their worldly existence। तो बुद्धा died at कुशीनगर, बुद्धा died वर्धमान महावीर died at पावापुरी और पावा। Thereafter we are having छेदी किंगडम। छेदी का जो कैपिटल था वो बुंदेलखंड में था। द कैपिटल वॉज बेसिकली बांदा, इसका दूसरा नाम भी है दैट इज सोथीवती। ये जो सोथी है, ओके, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज सोथी का जो नाम है हम लोगों को हरप्पन सिविलाइजेशन में भी मिला है। तो हरप्पन सिविलाइजेशन में सोथी जो है वन ऑफ द अर्ली हरप्पा की एक साइड भी रह चुकी है। तो इट क्लियरली शोज कि बहुत सारे हरप्पन सेटलमेंट जो है वो लेटर ऑन वैदिक पीरियड में भी सिचुएटेड है। मैंने आपको जब हरप्पा के सेटलमेंट में जब फोटो दिखाए थे, स्पेसिफिकली एक मोहनजोदारो का फोटो दिखाया था जिसमें एक स्तूपा भी था, राइट? तो ऐसे ही समथिंग दैट वी कैन ट्रेस ओवर हियर कि बहुत सारे हरप्पन की जो साइट है वो लेटर ऑन वैदिक सिविलाइजेशन ने कॉन्कर कर ली थी एंड वहाँ पे वैदिक लोग जो है वो रहते थे। तो एज फार एज छेदी किंगडम इज कंसर्न देन इनका भी नाम हमें महाभारता में मिलता है। तो महाभारता में कृष्णा के बहुत सारे जो एनिमी है उसमें से एक इम्पॉर्टेंट एनिमी है, ही बिलोंग टू द छेदी किंगडम। अब नाम याद नहीं है, याद रखने की एज सच कोई ज़रूरत भी नहीं है। और इनका जो टेरिटरी है दैट इज रिलेटेड टू द मालवा प्लेटियो। देयर आफ्टर नेक्स्ट वन कुरु। तो कुरु जो है ऑब्वियसली इट इज बेसिकली कौरव से रिलेटेड क्लैन है ये। तो कुरु क्लैन है, उसका कैपिटल जो है दैट इज बेसिकली इंद्रप्रस्थ एंड देयर आफ्टर फिर यू कैन कंसिडर इंद्रप्रस्थ के पहले हस्तिनापुर, बट यहाँ पे इंद्रप्रस्थ यू कैन कंसिडर। तो इंद्रप्रस्थ के अराउंड इनकी कैपिटल रह चुकी है कुरु क्लैन की कहीं पे। देन इनके 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स भी इन्होंने दे के रखे हैं, कौरव्य एंड इसुकारा। देयर आफ्टर कुरु जो है
उसको अर्थशास्त्र में वैसे लिख के रखा है कि इट इज राजशब्दोपजीवना। राजशब्दोपजीवना मीन्स काउंसिल ऑफ किंग, जो मैंने अभी आपको बताया था कि सिंस इट वाज अ कौरव क्लैन, तो कौरव में 100 ब्रदर थे, तो 100 ब्रदर मिलके डिसीजन लेते थे। ऐसे इन्फॉर्मेशन हमको कंटेम्प्रेरी लिटरेचर से भी मिली है। एंड लेटर ऑन जो कौटिल्य है, ही हैड रिटन दिस अर्थशास्त्र, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली है। ओके, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की है, ये थी कि नहीं, इसका थोड़ा सा हम लोगों को अभी भी डाउट है, बिकॉज जो महाभारत से एविडेंसेस मिले हैं कि अल्टीमेटली कितना भी और कैसे भी डिसीजन मेकिंग हो, दुर्योधन जो है उसका जो वर्ड है उसी को हमेशा फाइनल माना जाता था। तो वेदर इट वाज अ मोनार्कियल सिस्टम या फिर रिपब्लिक सिस्टम, इट इज स्टिल अ मैटर ऑफ डिबेट। बट अगेन एंशियंट टाइम है, तो यहाँ पे ऐसे वाले डिबेट्स आपको बहुत जगह पे मिलेंगे। बट अभी के लिए यू कैन कंसिडर इट एज अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज काउंसिल ऑफ किंग थी। एंड सिंस काउंसिल ऑफ किंग है, तो काउंसिल ऑफ किंग में बहुत सारे किंग जो है वो आके डिसीजन लेंगे, एंड दैट इज आवर फॉर्म ऑफ द रिपब्लिकन गवर्नमेंट। जो अभी हमारे में रिपब्लिक चल रहा है, ये वेस्टर्न फॉर्म ऑफ द रिपब्लिकन गवर्नमेंट है, विच वी आर फॉलोइंग राइट नाउ। बट अगेन महाभारत के कुछ कुछ कैरेक्टर जो है उससे मिलती जुलती जो चीजें हैं वो हम लोगों को कुरुज में मिलती है। देयर आफ्टर वी आर हैविंग पांचाला किंगडम। इनका नाम हमने देखा भी था कि उपनिषदिक लिटरेचर जो है वो सबसे ज्यादा अगर किसी ने लिख के रखा है तो वो पांचाला किंगडम ने या फिर पांचाला डायनेस्टी के किंग ने लिख के रखा है। एंड पांचाला का नाम अगेन हम लोगों को महाभारत में भी मिलता है। द्रौपदी is called as Panchali, means she belong to the Panchali kingdom। तो यहाँ पे भी you can clearly see जो पांचाला किंगडम है उसका जो कैपिटल है वो अहिच्छत्र काम्पिल्य हस्तिनापुर के बाजू में ही है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अराउंड ही आता है। एंड इट वाज आल्सो सॉर्ट ऑफ द रिपब्लिकन गवर्नमेंट। इनिशियल में ये मोनार्कियल होंगे, बाद में ये भी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन्होंने अपना लिया था। देयर आफ्टर वी आर हैविंग वत्स। तो वत्स जो है, ओके, दैट इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट किंगडम, बिकॉज अगेन ये जो लेटर वैदिक लिटरेचर है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि आफ्टर द महाभारत वॉरफेयर, अब मतलब महाभारत जैसा कोई तो वॉरफेयर हुआ होगा, तो आफ्टर दैट वॉरफेयर ये जो कुरु ब्रांच है वो डिवाइड हो गई थी। एंड कुरु ब्रांच का एक क्लैन जो है, ओके, उसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली, उसका नाम भी दिया है दैट इज निचक्षु। तो निचक्षु ने जो हस्तिनापुर से अपनी कैपिटल कौशाम्बी में शिफ्ट कर ली। एंड ये जो कौशाम्बी से रूल करने वाले जो लोग हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अपना जो नाम है वो वत्स से अडॉप्ट कर लिया था। दे डिड नॉट कॉल देमसेल्फ एज कुरु। नाउ ऐसा क्यों है, इसके ऊपर भी हमारे पास एज सच ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट इनकी कैपिटल कौशाम्बी है, मॉडल डे इलाहाबाद के अराउंड। तो वत्सा इज बेसिकली द क्लैन ऑफ द पांडवास देमसेल्फ, बट ये बहुत ही लेटर पीरियड ऑफ द टाइम की डेवलपमेंट है। एंड निचक्षु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्टिंग देयर कैपिटल फ्रॉम हस्तिनापुर टू कौशाम्बी। तो वत्स महाजनपदा इज ऑल्सो देयर। Thereafter मत्स्य महाजनपदा, तो मत्स्य महाजनपदा इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ महाभारता ओनली। तो महाभारत में अगेन हम लोगों को मत्स्य का नाम मिलता है। इनकी जो कैपिटल है दैट इज विराट नगर, जो मॉडर्न डे जयपुर के नियर है। इट वॉज अ हाइड आउट प्लेस ऑफ पांडवा। तो पांडवा के लिए जब 12 साल का वनप्रस्थ जब डिक्लेयर किया गया था, तो देयर वाज वन कंडीशन ऑल्सो कि ये 12 साल में कभी कहीं दिखने नहीं चाहिए। अगर ये कहीं दिख गए या फिर इनको किसी ने आइडेंटिफाई कर लिया तो क्या होगा, देन ऑब्वियसली उनका जो 12 साल का वनवास है वो उसी दिन से वापस चालू हो जाएगा। तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द मत्स्य किंगडम, बिकॉज पांडव जो है फिर यहाँ पे आके छुप गए थे फॉर अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 ईयर्स। एंड ये पहले एक छेदी किंगडम का पार्ट हुआ करता था, बट लेटर ऑन दिस पर्टिकुलर किंगडम जो है वो इंडिपेंडेंट बन गई थी। देयर आफ्टर वी आर हैविंग शूरसेना। नाउ शूरसेना इज अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज इसका जो नाम है हम लोगों को लेटर वैदिक पीरियड एंड देयर आफ्टर पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी मिलता है। एंड हम लोगों को उसी से पता चली है कि भाई अल्टीमेटली ये जो इसका जो कैपिटल, इसका जो किंग है दैट इज अवंतीपुरा, ही वॉज वन ऑफ द चीफ डिसाइपल ऑफ गौतम बुद्धा। अगर वो चीफ डिसाइपल ऑफ गौतम बुद्धा है, मतलब गौतम बुद्धा कभी न कभी तो मथुरा में भी गए थे। सो दैट इज हाउ वी आर सर्टन दैट गौतम बुद्धा माइट हैव गॉन टू मथुरा, एंड जो अवंतीपुरा है ही वॉज वन ऑफ द चीफ डिसाइपल ऑफ गौतम बुद्धा। एंड अवंतीपुरा की जो कैपिटल है वो है मथुरा, और इनका जो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है वो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देयर आफ्टर फिर अवंती की दो कैपिटल है, एक है माहिष्मती एंड दूसरा उज्जैन। नाउ ये माहिष्मती एंड उज्जैन दोनों अभी के मॉडर्न डे मध्य प्रदेश में आते हैं। एंड देयर आफ्टर अवंती है क्वाइट इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज अवंती जो है इट वाज वन ऑफ द चीफ एनिमी ऑफ द मगधन किंगडम। तो मगध एंड अवंती के बीच में जो वॉरफेयर चले दैट लास्टेड फॉर अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर, बट अल्टीमेटली अवंती इसमें हार गया, मगध बिकेम द
सुप्रीम। मगध की सक्सेस के रीजन भी देखेंगे बाद में, पर इसका सबसे इंपॉर्टेंट किंग है वो चांद प्रद्योत महासेना है। ही वॉज इनिशियली द एनिमी ऑफ द बिम्बिसारा, बट लेटर ऑन बिम्बिसारा एंड चांद प्रद्योत में अच्छे रिलेशन मेंटेन हो गए। ये अच्छे रिलेशन मेंटेन किए हो गए तो चांद प्रद्योत महासेना के ऊपर एक स्टोरी भी है कि भाई ही वॉज ईलिंग फ्रॉम द जॉन्डिस, तो इनको जॉन्डिस हो गया था। एंड एट दैट टाइम चांद प्रद्योत महासेना के कोर्ट में या फिर अवंती किंगडम में ऐसा कोई भी बंदा नहीं था हु कुड ट्रीट द जॉन्डिस। तो ये न्यूज जब बिम्बिसारा को मिली तो जब बिम्बिसारा ने अपना पर्सनल फिजिशियन जिसका नाम है जीवक वो भेज दिया। कहाँ पे? तो अवंती में, उज्जैन में, जहाँ पे प्रद्योत महासेना रहते थे। तो ये जीवक उनके पास गया, जीवक ने प्रद्योत को ट्रीट किया एंड देयर आफ्टर प्रद्योत जो है he became fine, and thereafter once he became a fine he started to maintain a cordial relation with the बिम्बिसारा। तो बिम्बिसारा का जो फेस है वो हमेशा टेरिटोरियल कंसोलिडेशन का ही माना जाता है, मतलब बिम्बिसारा ने एज सच कोई वॉरफेयर नहीं किए, तो अपने जो डिप्लोमेटिक ओवरचर्स है जैसे अभी उन्होंने चांद प्रद्योत महासेना को दिया था एंड देयर आफ्टर मैट्रिमोनियल अलायंस, उसके वजह से कंसोलिडेशन का टाइम दिया उसने मगध को, जिसके ऊपर बाद में अजातशत्रु ने बिल्टअप करवाया। एंड देयर आफ्टर देन नेक्स्ट किंगडम जो है अस्मका और अस्सका। नाउ दिस पर्टिकुलर किंगडम इज इम्पॉर्टेंट फॉर द साउथर्न ट्रेडिंग रूट। तो साउथर्न ट्रेडिंग रूट का जो साउथर्न टिप है, ओके, दक्षिण पथ का जो साउथर्न टिप है वो था हमारा पैठन, विच इज इन मॉडर्न डे महाराष्ट्र, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। इनके एक दो इंपॉर्टेंट रीलर्स के भी नाम है, बट जब दक्षिण पथ देखेंगे, महाजनपदा के इकोनॉमी पे जाएंगे, तब वी विल सी द डेवलपमेंट ऑफ द उत्तर पथ एंड दक्षिण पथ। उत्तर पथ आपका तक्षशिला से चालू होता था, नीचे हस्तिनापुर में आता था, हस्तिनापुर से श्रावस्ती विच इज नियर अयोध्या, श्रावस्ती से वो नीचे जाएगा पाटलिपुत्र, एंड पाटलिपुत्र से ताम्रलिप्ति। सो दिस बिकम योर उत्तर पथ। एंड देयर आफ्टर श्रावस्ती से एक रूट नीचे की तरफ जाता था, वो कनेक्ट होता था उज्जैन को, उज्जैन से नीचे पैठन को, तो ये बन गया आपका दक्षिण पथ। तो इंडिया में ये उत्तर पथ एंड दक्षिण पथ काफी सिग्निफिकेंट है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसकी सिटीज बदलती रही उत्तर पथ एंड दक्षिण पथ की, बट ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जो मैंने इंपॉर्टेंट सिटीज बताई, दिस वाज द उत्तर पथ एंड दक्षिण पथ। तो दक्षिण पथ का इंपॉर्टेंट टाउन जो है वो है हमारा बेसिकली दिस वन, दैट इज पैठन, एंड पैठन वाज द कैपिटल ऑफ द अस्सका और अश्मक डायनेस्टी। एंड देयर आफ्टर देन गांधारा भी हमारे पास है। तो एज फार एज गांधारा इज कंसर्न, देन गांधार किंगडम जो है इट वॉज सिचुएटेड समवेयर अराउंड इंडस एंड झेलम रिवर के बीच में। इसका जो कैपिटल है वो तक्षशिला है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंशियन ट्रेड रूट का साइड, जो मैंने अभी आपको बताया कि तक्षशिला से आपका जो नॉर्थर्न ट्रेडिंग रूट है और उत्तर पथ है वो चालू होगा, और वो खत्म कहाँ पे होगा? पाटलिपुत्र एंड ताम्रलिप्ति के अराउंड। तो एज फार एज गांधारा किंगडम इज कंसर्न, देन गांधारा किंगडम के बारे में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है कि गांधारा किंगडम तो सबसे पहले, ओके, दिस वाज द किंगडम, ओके, व्हिच इज मेंशन्ड इन महाभारता फ्रॉम द साइड ऑफ द कौरव। देन ऑब्वियसली धृतराष्ट्र की जो बीबी थी गांधारी थी, एंड देयर आफ्टर ये पूरा जो वॉरफेयर हुआ शकुनी मामा की वजह से हुआ, तो शकुनी मामा हिमसेल्फ वाज गांधार का राजा, तो ही वाज गांधार राज। तो ये जो गांधारा किंगडम है इट वाज फॉट, और इट बेसिकली फॉट ऑन द साइट ऑफ द बेसिकली कौरव, एंड देयर आफ्टर दे लॉस्ट द वॉर। तो महाभारता में इनका एक रेफरेंस है। एंड देयर आफ्टर समवेयर अराउंड 518 BC, ओके, सो 518 BC के अराउंड वी कैन सी दैट ये पर्टिकुलर किंगडम जो है वो पर्शियन से भी हार गया था। सो देयर वाज एन इन्वेजन ऑफ द पर्शियन। इंडिया में सबसे पहला फॉरेन इन्वेजन अगर किसी का हुआ होगा तो हम कंसिडर करते हैं कि वो पर्शियन इन्वेजन था, जिन्होंने गांधारा किंगडम को हरा के ये वाला एरिया कैप्चर कर लिया था। एंड देयर आफ्टर ये वाला जो एरिया है, ओके, समवेयर अराउंड 326 BC में यहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट का इन्वेजन भी हुआ, एंड अलेक्जेंडर हैड आल्सो कैप्चर्ड दिस पर्टिकुलर एरिया। तो अलेक्जेंडर हैड कैप्चर्ड अप टू तक्षशिला। तक्षशिला की जब आगे वो बढ़ा तब पोरस का किंगडम था, एंड पोरस बेसिकली, ओके, इट ही बिकेम एन ऑब्स्टेकल, एंड जो वॉर हुआ दैट इज बैटल ऑफ एडॉप्सिस, उसके बारे में हम कल वाले लेक्चर में बात करेंगे, बिकॉज दैट इज बेसिकली चैप्टर नंबर 12। बट इन एनी केस अभी के लिए गांधार किंगडम के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोगों को पता है, ओके। एंड देयर आफ्टर कंबोज। नाउ ये जो कंबोज है, दिस किंगडम वाज प्रिसाइजली अफगानिस्तान एंड कश्मीर का आज का जो बाउंड्री है वहां पे कहीं पे है, बट इसका एग्जैक्ट लोकेशन जो हम लोगों को अभी भी नहीं पता। इसका जो कैपिटल है वो पूंछ कंसिडर किया जाता है, जो मॉडर्न डे कश्मीर में है। एंड देयर आफ्टर फिर एज फार एज इसका जो डिस्क्रिप्शन है, तो इसका नाम हम लोगों को एज अ महाजनपद अभी भी मिला है। एंड देयर आफ्टर
हम लोगों को इसका नाम अर्थशास्त्र में भी मिला है। तो वह अर्थशास्त्र में इनको लिखा रखा है वर्त शस्त्रोपजीवन संघ। तो वर्त मतलब आर्यवर्त का, शस्त्रोपजीवन मतलब बहुत सारे जीवन, बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन, उनसे बना हुआ संघ मतलब उनसे बना हुआ ग्रुप। तो इट वाज अ फॉर्म ऑफ द रिपब्लिकन गवर्नमेंट जहाँ पे मल्टीपल प्रोफेशन के जो लोग हैं एक साथ आके ये पर्टिकुलर किंगडम को चला रहे थे। सो दैट्स व्हाई वी कंसीडर कि भाई ये वाला जो किंगडम है वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन के लोग रहते होंगे, जैसे एग्रीकल्चरलिस्ट, ट्रेडर होंगे, वॉरियर होंगे, हर्ट्समैन होंगे। नॉनथलेस दिस वाज एंटायरली रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब मल्टीपल किंग होंगे जो एक साथ आके सारे के सारे जो डिसीजन हैं वो इस जमाने में लेते रहेंगे। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द कंबोजा एंड देन दैट्स इट आई गेस, राइट। तो कंबोजा के बाद फिर ये मगध वाला पार्ट आता है, बट मगध में जाने से पहले वही है, इफ वी गो इनटू द मैप ओके देन यू विल रियलाइज कि अल्टीमेटली एक जमाने में सिर्फ जनपदा जो फॉर्म हुए थे ओके लेटर वैदिक पीरियड में, वो जनपदा का अब बन चुका था महाजनपदा। और ये जो महाजनपदा थे ऐसे कितने थे, तो 16 महाजनपदास थे। तो पहले आपके जनपदा इन लेटर वैदिक एज, ये जनपदा के आपके बन गए महाजनपदा, एंड ऐसे टोटल जो 16 महाजनपदा थे उसमें से अल्टीमेटली मगध जो है ओके इट बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। Why it became the most important one? Because slowly मगध के जो किंग्स है उन्होंने एक एक करके एरिया कैप्चर करना चालू कर लिया। सो फॉर एग्जाम्पल ये अंग रिपब्लिक जो है, ये अंग रिपब्लिक बिम्बिसारा ने कैप्चर कर लिया था। तो अंग वॉज कैप्चर्ड बाय बिम्बिसारा। ऑन द अदर हैंड वाजीज एंड देयर आफ्टर काशी एंड देयर आफ्टर ये कोशाला, ये वाले जो 3 किंगडम है दैट इज दिस एंड दिस, ये तीनों किंगडम कैप्चर करने का जो क्रेडिट है वो जाता है अजात शत्रु को। तो अजात शत्रु के बारे में भी पढ़ेंगे। देयर आफ्टर मैंने ये भी आपको बताया था कि मगध एंड मगध के बाद अवंती जो है, इनके बीच में अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर का वॉरफेयर चला एंड अल्टीमेटली अवंती डिफीट करने का जो क्रेडिट है वो जाता है शिशुनागा डायनेस्टी को। ओके तो शिशुनागा डायनेस्टी विच वॉज अगेन अ रूलिंग क्लैन ऑफ द मगध। तो मगध में सबसे पहला जो रूलिंग क्लैन था वो था बाप बेटे का, इनके क्लैन का नाम था हरण्यका। तो ये हरण्यका फैमिली थी। इनके बाद आई शिशुनागा फैमिली। तो शिशुनागा फैमिली ने अवंती को डिफीट किया एंड अवंती को साथ जब वॉरफेयर चल रहा था तो एक कोलैटरल डैमेज हुआ। तो ये भी जितने भी सराउंडिंग किंगडम थे, वत्स, शूरसेना, मत्स्य, देयर आफ्टर मल्ल एंड देयर आफ्टर पांचाला एंड कुरु, ये अवंती एंड मगध के वॉरफेयर की भेंट थे। अल्टीमेटली ऑल ऑफ दिस वर डिफीटेड ईदर बाय अवंती और मगधा, बट अवंती और मगधा में सबसे इंपॉर्टेंट अल्टीमेटली कौन निकला, तो मगध। तो मगध के पास ये सारा का सारा एरिया आ चुका था एंड अल्टीमेटली कंबोज एंड गांधारा वाला एरिया कैप्चर करने का काम है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग दिस एरिया। एज फार एज साउथर्न किंगडम इज कंसर्न दैट इज असका और लैंड इन बिटवीन द 2 सी, ये कैप्चर करने का काम किया था बिंदुसारा ने, द सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। एंड फिर एक ही जो आपकी लास्ट वाली टेरिटरी इंडिया में जो इंडिपेंडेंट बची थी दैट वाज बेसिकली उत्कल। उत्कल मीन्स उत्तर कलिंग। तो ये जो उत्कल वाला जो टेरिटरी है दैट इज उत्तर कलिंगा वाला जो टेरिटरी है वो अल्टीमेटली डिफीट करने का काम किया अशोका ने। एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज सेड कि अशोका ऑलवेज फॉट ओनली वन वॉरफेयर, बिकॉज उसके पास वही एक टेरिटरी बची थी। उसके अलावा उसके पप्पा ने एंड उसके ग्रैंडफादर ने पूरा का पूरा इंडिया तो पहले से ही कैप्चर करके रखा हुआ था। सो दिस वाज द ओनली रिमेनिंग टेरिटरी जो अशोका ने कैप्चर कर ली एंड वंस ही कैप्चर्ड ही हैड एंटायर इंडिया एट हिज डिस्पोजल। और जब एंटायर इंडिया आपके हाथ में होगा देन नाउ यू आर फेसिंग विथ अ क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन क्या है कि ये जो डिफरेंट कंट्रीज है जो विथ इन इंडिया सिचुएटेड है, अब उनको मगध के अंडर आप कैसे कंसोलिडेट करके रखोगे। एंड दैट इज हाउ ही डेवलप्ड हिज पॉलिसी ऑफ धम्म। तो पॉलिसी ऑफ धम्म जो है इट वाज इनडायरेक्ट थ्रेट गिवन बाय द किंग दैट इज अशोका टू हिज सिटीजन कि भाई बिहेव, और बिहेव मतलब सोशल कोड या फिर सोशल कंडक्ट आपका कैसा होना चाहिए। इसके जो रूल्स अशोका ने बनाए थे वो इसीलिए बनाए थे बिकॉज ये डिफरेंट नेशन जो है, डिफरेंट कंट्रीज है, फॉर द फर्स्ट टाइम दे वर मोल्डेड इनटू वन सिंगल इंडिया। और अगर अभी उनको एक सिंगल इंडिया में आपको रखना है तो ऑब्वियसली उनको बताना भी पड़ेगा कि भाई आपको अब ठीक से रहना है। सो फॉर दैट पर्पज ही लेटर ऑन डिवाइस द पॉलिसी ऑफ द धम्म।
तो आपका पूरा का पूरा जो पीरियड है फ्रॉम द टाइम स्पैन ऑफ 600 BC से लेके 300 BC, ये इसी इवोल्यूशन की हमें बात करनी है। तो महाजनपदा वाला जो पीरियड है 600 BC से रफली चालू होता है, वो खत्म होता है विद द कोलैप्स ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी और विद द अराइवल ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, नॉट द कोलैप्स, अराइवल ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। तो जो 300 साल है, ये 300 साल में यही सारा वॉरफेयर जो है वो नॉर्थन इंडिया में हो रहा था। तो मगध स्टार्टेड, पहले उन्होंने सराउंडिंग वाले एरिया कैप्चर कर लिए, फिर उन्होंने आउटस्कर्ट वाले एरिया कैप्चर कर लिए, एंड देयर आफ्टर वंस आउटस्कर्ट वाज कैप्चर्ड, फिर उन्होंने इंडिया का एकदम जो बाउंड्री और फ्रंटियर वाला एरिया है वो भी अपने आप में कैप्चर कर लिया। तो 16 महाजनपदा अभी जस्ट चालू हुआ, तो कौन से 16 महाजनपदा है, ओके तो ये सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो आई गेस आपके लिए क्लियरिफाई हो चुके हैं। ओके तो दिस इज समथिंग दैट इज फॉर दी एंटायर महाजनपदा। तो महाजनपदा में अगर कोई डाउट रहेगा देन टेक अ मिनट, ओके कोई भी डाउट रहेगा देन यू कैन आस्क मी। अगर डाउट नहीं है देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इमर्जेंस ऑफ द मगधा। ओके तो 1 मिनट ले लेना एंड देयर आफ्टर लेट मी नो योर डाउट। देखो यार ये जो चीज़ है वो जीएस के लिए ही इनफ है, ये आपको मेंस में काम नहीं करवा पाएगी। ओके मेंस में आपको बहुत इलेबोरेट पढ़ना पड़ता है, एंड ऑप्शनल हिस्ट्री है वो इंडीड काफ़ी बड़ा ऑप्शनल है, तो यही पढ़ के आप ऑप्शनल के पेपर लिख पाओगे क्या? देन एब्सोल्युटली नहीं। बट एज फार एज प्रीलिम एंड जीएस कंसर्न, तो नॉट ओनली यूपीएससी बट स्टेट पीसीएस दोनों में आपको ये हेल्प करेगा। ओके यस हाँ देखो सौमिक रीज़न जो है उन्होंने कभी लिख के ही नहीं रखा और हम लोगों को पता भी नहीं है कि एग्जैक्ट रीज़न क्या था शिफ्ट करने का, बट शिफ्ट हुआ है इतनी ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है हाँ देखो आप उसको जीत लोगे एंड देयर आफ्टर वहाँ का जो राजा उसको मार दोगे, भगा दोगे और वो टेरिटरी अपने आप में जोड़ लोगे, तो वो बन जाता है अनेक्सेशन। गॉट इट? तो अनेक्सेशन इज अ प्रोसेस जहाँ पे आप दूसरी टेरिटरी अपने टेरिटरी में जोड़ लोगे। ओके तो उसको आप बोलोगे अनेक्सेशन। ठीक है हाँ हाँ ठीक है देखो बिंबिसारा के पहले भी पॉलीगैमी होती थी, बट ये बिंबिसारा के पहले के पॉलीगैमी के एविडेंसेस जो है ओके वो वाले एविडेंसेस जो है वो हम लोगों को मिथिकल माइथोलॉजिकल बुक में मिले हैं, एपिक्स में मिले हैं, दैट इज रामायणा में मिले हैं, महाभारता में मिले हैं, राइट। बट यहाँ से ओके फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑनवर्ड ये अब सोसाइटी का एक इलेबोरेट पार्ट हुआ है, ऐसा हम लोगों को पता चला है। तो हम लोगों को यस महाभारता में भी तो मैट्रिमोनियल अलायंस मिले हैं, रामायणा में भी मैट्रिमोनियल अलायंस मिले हैं, बट यार वो एग्जैक्टली हुए थे कि नहीं हुए थे इसके ऊपर अभी भी डिबेट चल रही है, एंड दैट्स व्हाई बिंबिसारा इज कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट। ठीक है यस गांधारा जो है वो एक्चुअल में अफगानिस्तान में नहीं है। ओके गांधारा इज बेसिकली मॉडर्न डे पाकिस्तान। तो इंडस एंड झेलम का जो एरिया है उसके बीच में आपका तक्षशिला आता है, तो इंडस एंड झेलम के बीच का जो एरिया है उसी को आप गांधार राज कंसिडर करोगे। ठीक है पुराने ज़माने में इतनी बड़ी बड़ी टेरिटरी नहीं होती थी कि अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान तक जाए, छोटी टेरिटरी होती थी, बड़ी जो टेरिटरी है वो इनकी थी, दैट इज मगध की हुई, राइट। ओके सो आई होप इट इज़ क्लियर। एनीथिंग टिल हियर सो फार गाइज? अगर कोई डाउट रहेगा तो मुझे पूछोगे। हाँ सो एनीथिंग टिल हियर? आई विल गिव यू अ मिनट, जल्दी जल्दी एक बार पूछ लेना अगर कोई डाउट रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मगध। ओके चलो गुड, कोई डाउट नहीं दिख रहा तो आई विल मूव फॉरवर्ड देन। ओके अगर रहेगा तो ये जस्ट कीप ऑन टाइपिंग इट। मैंने पहले भी बताया था कि 1 मिनट का एक टाइम लैग रहता है ये सारी चीज़ों में। ठीक है तो इसके वजह से वो थोड़ा सा इशू हो जाता है। ठीक है सर सभी 16 महाजनपदा के नाम डिफरेंट सोर्सेज से मिलते हैं। देखो सोर्सेज करना कुछ एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, जैन सोर्सेज ने अपने नाम दे के रखे हैं, बुद्धिस्ट सोर्सेज ने अपने नाम दे के रखे हैं, बट दैट इज फॉर द हिस्ट्री ऑप्शनल स्टूडेंट टू स्टडी कि जैन में कौन से है फिर बुद्धिस्ट में कौन से है, नॉट फॉर द जीएस पर्सन। तो एज फॉर जीएस इज कंसर्न ये एनसीईआरटी में जितना डाटा उतना ही रखो और ज़्यादा इसके ऊपर माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली कोई सवाल तो यहाँ से वैसे भी यूपीएससी पूछ नहीं रहा है। तो इन डिटेल जाके आपको क्या करना है कि वो बुद्धिस्ट में कौन से नाम है, जैन में कौन से नाम है, डोंट डू इट ना, जस्ट लीव इट। ठीक है हाँ हाँ रेस्ट ऑफ द डायनेस्टीज आपको नहीं करना है। ठीक है मैंने आपको पहले भी बताया था
कि जो डायनेस्टी जीते उसी के बारे में आप करोगे। हर एक डायनेस्टी का जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो तो मैंने अभी आपको दे दिया कि कौन से डायनेस्टी का क्या क्या चीज़ जो आपको याद रखना है। अब एज फार एज मगध इज कंसर्न तो फाउंडिंग ही यहाँ से चालू हुई है हरण्यका डायनेस्टी से, तो फाउंडिंग से लेके आगे का चीज़ तो अभी हम लोग करना चालू करेंगे। तो विल सी व्हाट इज हरण्यका डायनेस्टी एंड रेस्ट ऑफ द थिंग। ठीक है, अभी मगध चालू करेंगे, बट मगध के अलावा दूसरे महाजनपदा तो आपको डेफिनेटली नहीं पढ़ना है, सो डोंट डू दैट। ओके, हाँ। हाँ देखो, बहुत प्लेन एंड सिंपल है, राइट। ट्रेडिंग रूट, ओके। एंशियंट टाइम में इन लोगों ने भी जो गंगा रिवर है उसको एज अ ट्रेडिंग रूट हार्नेस करना चालू कर दिया था। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप कैसे करोगे, एक तो रिवर के थ्रू करोगे या फिर रिवर के बाजू वाला जो रास्ता निकलता है वही से करोगे। अब उस टाइम पे कंक्रीट के रास्ते तो थे नहीं, राइट, ट्रेड करने के लिए, तो रिवर रूट वाज इंपॉर्टेंट। तो रिवर या फिर रिवर के बाजू से जो रास्ता निकलता है दैट वाज द इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट। सो दैट्स वाई जो आपका पाटलिपुत्र है, गंगा, दैट इज मॉडर्न डे पटना, उसका प्लेस वो रिवर पे ही सिचुएटेड था। तो ऑब्वियसली अगर आपको ट्रेड रूट कंट्रोल करना है तो राजगृह विच इज़ बेसिकली 15-20 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पाटलिपुत्र, तो वहाँ पे जाने से बेटर है आप पाटलिपुत्र में ही अपना कैपिटल शिफ्ट कर लो एंड पूरा का पूरा जो ट्रेड फ्लो हो रहा है उसका फ़ायदा उठाओ। सिंपल है, राइट। या मैं आपको 1000 बार बोल चुका, ऑप्शनल के लिए दिस इज़ नॉट सफिशियंट एट ऑल। ठीक है, यस, ऑप्शनल बहुत इन डिटेल पढ़ना पड़ता है। ओके, तो उसके लिए ये कोई चीज़ भी बिल्कुल भी सफिशियंट नहीं है। दिस इज़ फॉर जीएस, स्ट्रिक्टली जीएस पर्पज, नॉट फॉर ऑप्शनल। ठीक है, यस, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो आई विल मूव फॉरवर्ड नाउ। ओके, तो नाउ एज फार एज मगध डायनेस्टी, मगध एम्पायर इज कंसर्न, देन मगध जो है वो एक एम्पायर है, राइट। एम्पायर का मतलब क्या होता है, तो एन एम्पायर इज बेसिकली हैविंग अ टेरिटरी। तो एक टेरिटरी है, ये एक टेरिटरी जो है वो डिफरेंट जो राजा है उनसे बन के मिलती है। जैसे आपने मीडिएवल इंडिया में सुना होगा कि दिल्ली के ऊपर किस किस का राज था, तो हम लोगों ने देखा सल्तनत। तो सल्तनत में भी तो 4 फैमिली है, आपने सुना होगा कि इल्तुतमिश, दैट इज मामलुक फैमिली वाज देयर, फिर खिलजी फैमिली वाज देयर आफ्टर फिर आपके आए तुगलक, तुगलक के बाद आए आपके सईद, एंड सईद के बाद आए आपके लोधी, राइट। तो ये डिफरेंट फैमिलीज का बन के मिलता है आपका सल्तनत, दैट इज दिल्ली सल्तनत। तो वैसे ही मगध जो है वो एम्पायर एक टेरिटरी है जिसके ऊपर डिफरेंट फैमिलीज ने राज किया। तो एंशियंट टाइम पे ऐसे 4 इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं, दैट इज हरण्यका डायनेस्टी, दैट इज हरण्यका फैमिली, फिर शिशुनागा फैमिली, फिर नंदा फैमिली, एंड देयर आफ्टर है हमारा मौर्यन फैमिली। एंड मौर्यन फैमिली के बाद यहाँ पे ओके हमारा है पुष्यमित्र शुंगा, दैट इज शुंगा डायनेस्टी और शुंगा फैमिली। बट पहले मौर्यंस तक देखेंगे, ओके, एंड देयर आफ्टर विल मूव ऑन टू द शुंगा। तो मौर्यंस तक जाने का जो इवोल्यूशन है काफी सिग्निफिकेंट है, बिकॉज इट वाज मौर्यंस हु अल्टीमेटली वी कैन क्लियरली सी यूनाइटेड द एंटायर इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर हिस्ट्री। तो पूरे इंडिया को जो यूनाइट करने का जो काम किया था, जो मैंने आपको रफली अभी मैप पे भी समझाई थी चीज़ें, तो ये सारा का सारा जो यूनिफिकेशन है वो मौर्यंस तक हुआ था। तो एक ब्रीफ एवोल्यूशन जो हम लोगों को पढ़ना है कि हरण्यका डायनेस्टी के कौन से रूलर थे, शिशुनागा डायनेस्टी के कौन से रूलर थे, नंदा डायनेस्टी के कौन से रूलर थे। आज के लिए इतना ही होगा। मौर्यन डायनेस्टी जो है दैट इज फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो महाजनपदा के 1-2 चैप्टर और है एनसीईआरटी में, उसके बाद मौर्यंस की बात है। तो आज के लिए हम ये 3 डायनेस्टी देखेंगे, इनके इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन थे वो भी साथ ही साथ देख लेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो। सबसे पहले तो हरण्यका डायनेस्टी, इसके टोटल 3 रूलर थे। सबसे पहला जो है दैट इज बिंबिसारा, इसको बिंदुसारा से कंफ्यूज नहीं करना है, बिंदुसारा इज डिफरेंट, बिंबिसारा इज डिफरेंट। तो बिंबिसारा इज फॉलोड बाय अजातशत्रु, अजातशत्रु इज फॉलोड बाय उदयन। ये 3 किंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। और मैंने अभी आपको थोड़े टाइम पहले भी बताया था कि दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ बिंबिसारा जो है इट इज कंसिडर्ड एज अ पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन बिकॉज ऑफ हिज मैट्रिमोनियल अलायंसेस। तो एज फार एज बिंबिसारा इज कंसर्न, देन इसको ग्रीक लोग जो है वो सेनिया भी बुलाया करते थे। तो सेनिया इज अनदर नेम। आपके स्टेट पीसीएस में ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे कि अमित्रोचैटस किसको बोलते थे, डाइमाचोस किसको बोलते थे, सेनिया किसको बोलते थे। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपको फैक्चुअल डाटा हमेशा ध्यान में रखना है। एज फार एज हिज मैरिज अलायंस इज कंसर्न, देन 3 इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टीज है उसके साथ ही हैड कैरिड आउट द मैट्रिमोनियल अलायंसेस। तो कोशाला हमने अभी देखा था, इनिशियल लेवल पे काशी वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, काशी को कैप्चर करने का काम किया था कोशाला ने। तो कोशाला वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपदा ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, एंड कोशाला के साथ ही फॉर्ज्ड द मैट्रिमोनियल अलायंस।
सेकेंड इंपॉर्टेंट मैट्रिमोनियल अलायंस है वो लिच्छवी के साथ फौज की थी। तो लिच्छवी अगेन मगधा के सराउंडिंग टेरिटरी में है, वैशाली इनकी कैपिटल थी, तो उसके साथ भी मैट्रिमोनियल अलायंसेस वाज देयर। सो ही हैड दिस टू वाइफ कोशाला देवी एंड आफ्टर चेल्लाना। एंड थर्ड मैरिज जो है वो मद्रा क्लैन से किया था। मद्रा क्लैन जो है अगेन ये जो है बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न में एक छोटा सा क्लैन था, नॉट दैट बिग वन, बट मद्रा जो है इसका नाम हम लोगों को इसमें भी मिलता है, दैट इज महाभारता में भी मिलता है। महाराज पांडु जो थे उनकी दो बीवियां थी, एक कुंती एंड दूसरी थी वो माद्री थी। तो माद्री बिलोंग टू मद्रा क्लैन। तो मद्रा जो है उसकी जो प्रिंसेस थी खेमा, तो शी वॉज ऑल्सो द वाइफ ऑफ बिम्बिसारा। तो मैट्रिमोनियल अलायंस करके जो सराउंडिंग टेरिटरी है, सराउंडिंग किंगडम है, उनके साथ एक पीस बाय कर लिया अजातशत्रु बिम्बिसारा ने, जिसके वजह से रिसोर्सेज जो ऑगमेंट करना चालू कर लिया था मगध ने, और यही रिसोर्सेज का फायदा उठा के लेटर ऑन अजातशत्रु जो उसने वॉरफेयर चालू कर लिए। एज फार एज टेरिटोरियल गेन इज कंसर्न, देन इसको कुछ पार्ट ऑफ काशी टेरिटरी मिला था एज अ डाउरी। कहाँ से मिला था? तो कोशाला से मिला था। हमने देखा था कि काशी को हराने का काम कोशाला ने किया था, तो काशी की जो टेरिटरी थी, कुछ टेरिटरी जो है कोशाला ने इसको दे दी। एंड देयर आफ्टर अंग रिपब्लिक जो है उसको हराने का काम भी बिम्बिसारा ने किया था। दिस वाज द ओनली वॉरफेयर जो बिम्बिसारा ने अपने लाइफ टाइम में खेला और उसको जीत भी लिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जीवक वाला जो स्टोरी है मैंने अभी आपको बता दिया था। एंड देयर आफ्टर उसकी जो कैपिटल थी वो थी राजगृहा। तो दिस इज ओनली फैक्चुअल डाटा जो आपको इसके बारे में याद रखना है एज फार एज फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी और द फाउंडर ऑफ द मगधन एम्पायर इज कंसर्न। तो बिम्बिसारा इज द फाउंडर ऑफ द मगधन एम्पायर एंड द फाउंडर ऑफ द हरण्यका फैमिली ऑल्सो। ही इज फॉलोड बाय हिज सन एंड सक्सेसर दैट इज अजातशत्रु। तो अजातशत्रु इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एज फार एज एंशियंट इंडियन हिस्ट्री इज कंसर्न। तो अब एक एक करके देखेंगे। नाउ अजातशत्रु जो है ही इज क्वाइट फेमस कैरेक्टर। वाई फेमस? फेमस से ज़्यादा इनफेमस भी आप इसको बोल सकते हो, बिकॉज ही इज द पर्सन जिसने इंडिया के हिस्ट्री में फैट्रीसाइडल इंस्टेंसेस चालू कर दिए। फैट्रीसाइड मीन्स किलिंग फादर इन ऑर्डर टू अजर्व द थ्रोन। तो ही वॉज पर्सन हु हैड किल्ड हिज फादर, मतलब अजातशत्रु ने अपने पिताजी को दैट इज बिम्बिसारा को मारा एंड देयर आफ्टर उसका जो थ्रोन है वो कैप्चर कर लिया। बट मारना मतलब डायरेक्टली मर्डर नहीं किया था। द एक्चुअल स्टोरी इज बेसिकली उसने पहले थ्रोन एजर्व कर लिया, थ्रोन हड़का लिया एंड देयर आफ्टर अपने पापा है उनको भूखा रख के उनको मार दिया। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन कंसिडर एज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द फैट्रीसाइड दैट इज किलिंग ऑफ फादर फॉर द थ्रोन इन द इंडियन हिस्ट्री। Thereafter he had fought 2 wars throughout his life और दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा था कि विराट का जो इम्पोर्टेंट यू कैन से दैट जो क्लैन है दैट इज लिच्छवीज ऑफ द वैशाली, उसके साथ इनके मैट्रिमोनियल अलायंस थे एंड thereafter कोशाला के साथ भी इनके मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे। तो इन दोनों किंगडम को हराने का काम जो वो अजातशत्रु ने किया है एंड दैट्स वाई फिर ये जो अजातशत्रु नाम है वो है दैट इज खुद की जाति का शत्रु। ये भी उसका एक मीनिंग होता है और दूसरा मीनिंग है कि ऐसा बंदा जिसका कोई शत्रु ही नहीं है। बट अल्टीमेटली अजातशत्रु के जो दोनों मतलब है ये दोनों वही सजेस्ट करते हैं दैट अल्टीमेटली उसने उसके जो एम्पायर है मगध एम्पायर, उसको थ्रेट आने वाले जो सबसे बिगेस्ट डायनेस्टीज जो है वो बिगेस्ट डायनेस्टीज को उसने हरा दिया। तो कोशाला को भी हरा दिया एंड देयर आफ्टर फिर ही हैड आल्सो डिफीटेड विराट। अब ये जीतने के कुछ कुछ रीजन भी हम लोगों को पता है। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी। तो मिलिट्री टेक्नोलॉजी में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो रथमुसला एंड दूसरा महाशील कंटका। तो ये जो रथमुसला है दिस इज बेसिकली भल्लाल देवा वाला चैरियट। बाहुबली तो आपने देखा ही होगा। तो भल्लाल देवा का जो रथ है दैट इज बेसिकली इंस्पायर्ड फ्रॉम रथमुसला। तो उसका रथ जो है उसमें आगे आपको ब्लेड दिखेंगे, बस इसका वाला जो रथ है उसको मेस अटैच थी। मेस का मतलब होता है गधा। जो हनुमान भगवान की जो गधा होती है उसको आप मेस बोलोगे इन इंग्लिश। तो ऐसा चैरियट उसके पास था जिसको सामने मेसेस अटैच थी, दैट इज गधा अटैच था एंड जो घूमती रहती थी। तो दैट काइंड ऑफ द चैरियट दैट इज रथमुसला उसके पास था एंड देयर आफ्टर महाशील कंटका। तो ये भी आपने बाहुबली में ही देखा था, राइट। तो ये वाला जो इक्विपमेंट है बेसिकली दिस इज बेसिकली और महाशील कंटका। तो ये कहाँ पे काम आता है? तो यहाँ पे आप पत्थर डालोगे फिर ये पत्थर फेंकेगा। तो जो कोई भी आपका बड़ा फोर्ट होगा उसका आउटर वॉल जो है उसको तोड़ने के लिए ये काम में आता है। ओके, तो आपको कोई भी कैपिटल पे अटैक करना है तो एक फोर्टिफाइड वॉल होगी उसको आप तोड़ोगे बाय यूजिंग महाशील कंटका। तो मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो है
वो काफ़ी सुपीरियर बन चुकी थी बाय दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डिप्लोमेसी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अजातशत्रु के 2 मिनिस्टर के नाम हम लोगों को मिलते हैं, दैट इज सुनिधा एंड वत्सकारा। ये दोनों मिनिस्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनका जो वाजिस के साथ का जो वॉर है वो 16 साल तक चला है। तो मतलब मल्टीपल स्मॉल बैटल्स मस्ट हैव बीन देयर, बट अल्टीमेटली 16 साल वॉरफेयर करने के बाद वाली जो चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट है कि 16 साल वॉरफेयर करने के बाद अजातशत्रु अल्टीमेटली जीता कैसे। तो वाजी इज अ कॉन्फेडरेसी ऑफ 8 क्लैन। ये 8 क्लैन के बीच में झगड़ा लगाने का काम जो ये 2 मिनिस्टर ने किया। सो अल्टीमेटली इनकी यूनिटी ब्रेक डाउन हुई एंड जैसे इनकी यूनिटी ब्रेक डाउन हो गई ये हार गए इन फ्रंट ऑफ दी मगधा। देर आफ्टर काशी एंड देर आफ्टर वैशाली जो है वो अनेक्स हो गई एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑनवर्ड अजातशत्रु एंड हिज किंगडम दैट इज मगध किंगडम जो है वो महाजनपदा की स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम बन गई थी। एंड यू कैन क्लियरली सी ही वॉज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द पॉलिसी ऑफ द वॉरफेयर एंड कॉन्क्वेस्ट, राइट। देर आफ्टर राजगृह का किला जो है फोर्ट ऑफ राजगृह वो भी इसने बनाया। देर आफ्टर अवंती ओके वॉज द फॉर्मिडेबल एनिमी, बट ये अवंती को एज सच कभी हरा नहीं पाए। एंड देर आफ्टर फिर बुद्धा जो है ही डाइड ड्यूरिंग द रेन ऑफ दी अजातशत्रु एंड बुद्धा वॉज क्वाइट गुड फ्रेंड ऑफ अजातशत्रु। बहुत सारे टेक्स्ट से हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली है। तो वंस गौतम बुद्धा डाइड देन गौतम बुद्धा का लिए जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था सैटरडे में, तो वो कंडक्ट करने का जो काम है वो अजातशत्रु ने किया। तो अजातशत्रु इज द फर्स्ट पर्सन हु एम्बार्क्ड अपॉन द टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट। तो टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट जो है वो अजातशत्रु ने फिर अभी अल्टीमेटली चालू कर दी। देर आफ्टर वी आर हैविंग उदाइन। तो उदाइन जो है तो उदाइन ने एक ही चीज उदाइन के बारे में हम लोगों को पता है, अपार्ट फ्रॉम दैट वी डू नॉट नो मच अबाउट दिस पर्सन। तो ही वॉज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र। तो ही मेड दिस पर्टिकुलर सिटी पाटलिपुत्र एंड thereafter he shifted his capital टू द पाटलिपुत्र। तो शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल के इंस्टेंसेस भी हम लोगों को यहाँ से मिलते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम उदायन ओके इनके बाकी के राजास के बारे में हम लोगों को नहीं पता, बट सून वी हैव सर्टन लिटरेरी एविडेंसेस विच टेल्स अस कि भाई जो लास्ट शिशुनागा का जो लास्ट हरण्यका का जो रूलर है दैट इज नागदस्सक, उसके अगेंस्ट एक अनपॉपुलर एटमॉस्फेयर डेवलप्ड हो गया था पाटलिपुत्र में एंड पीपल ऑफ पाटलिपुत्र रिवोल्टेड अगेंस्ट नागदस्सक। पहले रिवोल्ट किया, उसको ओवरथ्रो किया गया एंड देयर आफ्टर उसका जो मिलिट्री कमांडर है दैट इज शिशुनागा, तो शिशुनागा को किंग बनाया गया। नाउ अनफॉर्चुनेटली अगेन ये जो शिशुनागा है वंस ही बिकम द किंग, इसका जो डायनेस्टी है इसको शिशुनागा डायनेस्टी ही आप बोलोगे, बट इसके बारे में भी हम लोगों को एज सच कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता। हम लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि शिशुनागा जो है उसने अल्टीमेटली जो अवंती एंड देयर आफ्टर फिर अवंती के साथ साथ ये जो मगध वाली जो राइवलरी है वो अल्टीमेटली एंड करवाने का काम किया था। एंड देयर आफ्टर शिशुनागा जो है ओके ही वाज फॉलोड बाय कालाशोका एंड कालाशोका जो है ही हैड कन्वीन दिस सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल एंड सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में हम लोगों ने देखा था स्थविरावदीन एंड महासंगिका का जो डिवीजन हुआ था इट हैपेंड अंडर द पैट्रोनाइजेशन ऑफ द शिशुनागा देमसेल्फ। तो 2 ही किंग है एंड दोनों किंग का एक ओवरऑल कंट्रीब्यूशन वही है कि एक सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने क्रिएट की थी एंड देयर आफ्टर फिर इन्होंने अवंती को भी हराने का काम जो है वो किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉट मच इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एंड सेम इज विद द नंदास ऑल्सो। तो ये जो शिशुनागा फैमिली है इट वॉज फॉलोड बाय नंदा फैमिली। नंदा फैमिली के टोटल 8 किंग वेर देयर, बट 2 इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों के बारे में ही पता होना चाहिए। विद इन स्मॉल स्पैन ऑफ 20 ईयर्स टोटल 8 किंग जो है इस क्लैन के हो चुके थे, बट इसका जो फाउंडर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन पता है। तो he was the person responsible for overthrowing of the Shishunaga dynasty and establishing himself on the throne of the Magad। इसके पास के बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है कि इसने ये सारी चीजें कैसे की, बट वी डू नो फॉर श्योर कि समवेयर अराउंड 344 BC he became the king of the पाटलिपुत्र। thereafter फिर ही इज कॉल्ड एज सर्व क्षत्रांतका, मतलब सर्व क्षत्रियों का अंत करने वाला। तो सर्व क्षत्रांतका जो है दिस इज अ टाइटल दैट क्लियरली सजेस्ट कि इट वाज अ ब्राह्मणिकल डायनेस्टी। तो ब्राह्मणिकल डायनेस्टी मतलब वैदिक रिलीजन को फॉलो करने वाली जो डायनेस्टी है वो ये थी। ही इज ऑल्सो said to have called himself as a उग्रसेना। उग्रसेना मीन्स possessor of the large army, मतलब इसके पास एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी भी होगी ऐसा भी माना जाता है। एंड आफ्टर उसने खुद के लिए एक टाइटल भी लिया था दैट इज एक रथ, मतलब सोल
मोनार्क। तो इट ऑल्सो क्लियरली सजेस्ट कि आर्यवर्त जो है उसमें ये वाला जो किंगडम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग किंगडम था, एंड अल्टीमेटली ये वाला जो किंगडम है उसके आगे सब लोग जो है वो झुकते थे। तो सोल मोनार्च और इकरत, दिस वॉज ऑल्सो द टाइटल ऑफ द महापद्मा नंदा। एंड महापद्मा नंदा के बाद ओके द लास्ट जो रूलर है दैट इज धनानंदा। अगेन धनानंदा के बारे में हम लोगों को एज सच इन्फॉर्मेशन नहीं पता। इसकी एक ही लॉन्ग लास्टिंग लेगेसी है कि उसके टाइम पे अलेक्जेंडर द ग्रेट अटैक्ड इंडिया, एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जब अटैक किया तब धनानंदा वॉज द रूलर ऑफ मगध। हाउएवर जब अलेक्जेंडर अगर इसके ऊपर अटैक कर देता देन कंटेम्प्रेरी सोर्सेज से तो हमको यही इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये हार जाता। अनफॉर्चुनेटली फॉर अलेक्जेंडर ही रीच अप टू रिवर बियास, एंड बियास रिवर पे पहुंचने के बाद उसकी जो आर्मी है उसने रिवॉल्ट कर दिया कि भाई अब बस अब वापस जाना है। और वापस क्यों जाना है? बिकॉज 12 साल से वो लोग वॉरफेयर के लिए घर से बाहर थे, एंड दे वर क्वाइट अपसेट कि भाई और आगे कितना जाना है। तो उसके बारे में बात करेंगे इन आवर टुमारोज लेक्चर जब हम देखेंगे मैसेडोनियन एंड ग्रीक इन्वेजन ऑन इंडिया। बट अल्टीमेटली अलेक्जेंडर द ग्रेट हैड टू गो बैक। बट अलेक्जेंडर का इन्वेजन जो है उसने इंडिया में एक माहौल क्रिएट किया गया था, राइट। सो इट बेसिकली क्रिएटेड एन अपहीवलनेस अक्रॉस द नॉर्थ इंडिया, और यही अपहीवलनेस का फायदा उठा के अल्टीमेटली चंद्रगुप्त मौर्य वाज इंस्टॉल्ड टू द थ्रोन बाय आचार्य चाणक्य। तो वो कैसे हुआ वो भी देखेंगे, बट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। बट टिल हियर इट इज क्वाइट क्लियर, जो मैंने अभी आपको थोड़े टाइम पहले मैप पे भी समझाया था कि एंटायर मगध अवंती, ओके तो ये वाला जो पूरा का पूरा जो एरिया है रफली सतलज रिवर से लेके गंगा रिवर तक सारा का सारा जो एरिया है डिफरेंट किंग्स ने मगध के अंडर लाने का काम किया था। मगध की जो सुप्रीमसी जो है वो इंडिया के ऊपर अब धीरे धीरे एस्टेब्लिश होना चालू हो गई। एंड लेटर ऑन जब मौर्यन डायनेस्टी मगध में आई तो मौर्यन डायनेस्टी ने ये जो सुप्रीमसी जो है वो सिर्फ आर्यवर्त में ही नहीं तो आर्यवर्त के बाहर दैट इज साउथ इंडिया में भी जो मगध की सुप्रीमसी है उसको फैलाने का काम किया। एंड पाटलिपुत्र बिकेम द फॉर्मिडेबल सेंटर ऑफ पावर इन एंशियंट इंडिया। अनफॉर्चुनेटली बाय द टाइम ऑफ द हर्षवर्धन मतलब 6th century AD तक पाटलिपुत्र वॉज नो लॉन्गर द power shifted to the Kannauj, and thereafter by 8th or 9th century AD onward we can see कनौज से पावर ऑफ द सेंटर जो है वो दिल्ली तक शिफ्ट होता चला गया। तो अब ये इवोल्यूशन है थ्रू आउट एंशिएंट, इसी की बात करनी है हम लोगों को। बट आई होप दिस इज ऑल क्वाइट क्लियर। तो अभी ये सारी चीजें देखने के बाद ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि भाई मगध ही ऐसा इसमें इतना क्या था कि मगध बिकेम सो सक्सेसफुल अमॉन्ग ऑल महाजनपदा। तो अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन मतलब अमॉन्ग ऑल महाजनपदास मगधा जो है वो ईस्टर्न मोस्ट फ्रंटियर के यहाँ पे सिचुएटेड था। मगध के ईस्ट में उनके लिए कोई फॉर्मिडेबल एनिमी नहीं था, तो वहां पे उनको नेचुरल बाउंड्री मिल गई। अंग था बट अंग को तो इन लोगों ने पहले ही हरा दिया था। तो ये जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है कि अगर आपको मगध पे अटैक करना है तो आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा, पाटलिपुत्र तक जाना पड़ेगा। एंड इट इज क्वाइट फार फ्लंग एरिया एज कम्पेयर टू आर्यवर्त इज कंसर्न। तो आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए कि आप रिसोर्सेज लेके जाओ और पाटलिपुत्र को हराओ। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन इज समथिंग दैट वाज क्वाइट सिग्निफिकेंट ओवर हियर। देयर आफ्टर फिर इकोनॉमिकल फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर। तो ये जो पाटलिपुत्र है इट वॉज सिचुएटेड ऑन रिवर गंगा। तो इनके पास पूरा का पूरा जो उत्तर पथ है दैट इज ट्रेड दैट इज फ्लोइंग थ्रू गंगा रिवर ये इनके हाथ में थी। एंड फॉर दैट पर्पस दे हैड मेड इलेबोरेट अरेंजमेंट। पहले तो सिर्फ गंगा और पाटलिपुत्र के अराउंड का ही ट्रेड इन्होंने लेके रखा था, बट स्लोली उन्होंने पहले क्या कैप्चर किया, तो उन्होंने कोशाला डायनेस्टी कैप्चर की। तो जब तक उन्होंने कोशाला डायनेस्टी कैप्चर की तो कोशाला की कैपिटल इज बेसिकली श्रावस्ती। तो रफली इलाहाबाद से लेके गंगा तक दैट इज पाटलिपुत्र तक का सारा ट्रेड इनके हाथ में आ गया। तो इकोनॉमिकल फैक्टर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस ट्रेड मीन्स रिसोर्सेस। और जब आपके पास रिसोर्सेस आएगा, पैसा आएगा, तभी तो जाके आप वॉरफेयर इफेक्टिवली खेल पाओगे, तभी तो आपकी आर्मी आपके लिए जान देने के लिए रेडी हो जाएगी। फिर लोकेशन ऑफ द कैपिटल अभी हमने देखा था राजगृह का इंपॉर्टेंस, एंड देयर आफ्टर इंपॉर्टेंस ऑफ पाटलिपुत्र। तो दोनों जो है नेचुरल फ्रंटियर इनको अवेलेबल थी, और अगर नेचुरल फ्रंटियर अवेलेबल है कैपिटल को डिफीट करना वाज अ क्वाइट फॉर्मिडेबल टास्क। देयर आफ्टर इनका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अभी हमने देखा था। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में दे हैड सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आप रथमुसला, महाशीलकंटका उसकी बात कर सकते हैं। देयर आफ्टर लिबरल रिलीजियस आउटलुक, दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट, राइट।
तो अभी आपसे फॉर एग्जांपल ओके इंडिया में भी आजकल ये चलता है, तो लिबरल रिलीजियस आउटलुक मतलब अगर आपको अखंड भारत करना है देन आर यू रेडी टू लिव अलोंग विद द मुस्लिम पॉपुलेशन, बिकॉज अल्टीमेटली अगर अखंड भारत हमारे अंडर आ गया तो मुस्लिम्स के साथ रहना पड़ेगा, राइट। तो ये लिबरल रिलीजियस आउटलुक आपको लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, तो उसके लिए तभी जाके अखंड भारत पॉसिबल होगा। तो मगध के लिए भी वही फॉर्मिडेबल क्वेश्चंस था अल्टीमेटली कि भाई मगध जो है वो ब्राह्मणिकल एरिया है, ओके। ब्राह्मणिकल के साथ साथ इनके पास बुद्धिज्म जैनिज्म रिलीजन तो इंटरनली फ्लरिश हो ही रहे हैं, बट अगर आप आउटसाइड वाला एरिया अगर आपके अंडर लेके आने की सोच रहे हो तो वहाँ पे भी तो लोकल लेवल पे अलग अलग रिलीजन, अलग अलग क्रीड जो है वो वहाँ पे पल बढ़ रही है। तो आर यू रेडी टू एक्सेप्ट देम? देन मगध पीपल वेर रेडी टू एक्सेप्ट देम, एंड अल्टीमेटली इसका सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल हम लोगों को अशोका के पॉलिसी ऑफ धम्मा में मिलता है, जहाँ पे किंग ने लोगों को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे के रखे कि भाई यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट आपको किसको देना है? तो आपको ब्राह्मणा को भी देना है, मतलब फॉलोवर ऑफ द वैदिक रिलीजन को भी देना है, और आपको श्रमणा को भी देना है। तो श्रमणा मतलब नॉन वैदिक रिलीजन, ये हम लोगों ने देखा था। एंड पीपल रेडिली मस्ट हैव एक्सेप्टेड इट, अदरवाइज इतना बड़ा टेरिटरी बनाना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जब तक लोग जो है वो पीसफुली को एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो लिबरल रिलीजियस आउटलुक जो है that also must have been there, and ultimately the role of the ambitious Magadhan king, okay, वो सबसे ज़्यादा important बनता है। और हमने देखा है starting from अजातशत्रु itself हर एक किंग ने कोई ना कोई तो एरिया मगध के अंडर लाने का काम किया है। तो मैप पे मैंने अभी आपको थोड़े टाइम पहले एक्सप्लेन भी किया था। सो अल्टीमेटली ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं those were the factors that were responsible for the reason of the success of Magad. तो this is the chapter that tells us basically 11 चैप्टर है, तो इसमें यही इंफॉर्मेशन है, दैट इज पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन दी महाजनपदा। सैटरडे वाले चैप्टर में हम लोगों ने रिलीजियस डेवलपमेंट देख लिए थे महाजनपदा में, आज पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। कल एंड परसों वी विल सी कि व्हाट वर द सोसाइटल डेवलपमेंट एंड हाउ द इन्वेजन वाज देयर। पहले पर्शिया का इन्वेजन देखेंगे, डैरियस द ग्रेट, एंड आफ्टर अलेक्जेंडर द ग्रेट का इन्वेजन इज समथिंग दैट वी विल सी। तो धीरे धीरे करके अब बिल्टअप हो रहा है, ओके। तो टुडे आज के लिए इतना ही था चैप्टर में, एंड सिंस वी आर गोइंग एज पर द चैप्टर तो इतना ही करेंगे। चलो देन, गंगेटिक प्लेन, लोकेशन, आयन, एलिफेंट सराउंडेड बाय हिल। सर महाभारत के टाइम महाजनपदा एग्जिस्ट। देखो ये मैंने आपको पहले भी बोला था, हिस्ट्री जब आपको पढ़नी रहती है तब आपके पास कोई टाइम मशीन है नहीं, तो आपके पास कुछ सोर्सेस होते हैं। कौन से सोर्सेस होते हैं? कुछ आर्कियोलॉजिकल होते हैं, कुछ लिटरेरी होते हैं। ये आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेस आप उठाओगे और उससे आप कुछ कंक्लूजन डिराइव करोगे। कंक्लूजन डिराइव करने के टाइम आप जो कंक्लूजन सही मानोगे, जिसमें सारे हिस्टोरियंस को लगता है कि भाई ये चीज़ हुई है, सही है, वो बन जाता है हिस्ट्री। और वो वाला पार्ट, ओके, जो आपके हिस्टोरियन सही नहीं मानते हैं, मतलब ऐसा मानते हैं कि ऐसे ही खाली पीली का लिख लिया इन लोगों ने, वो बन जाता है आपका पार्ट ऑफ माइथोलॉजी। तो अब महाभारत एंड रामायण ये जो बुक है वो किसी एक बंदे ने एक जगह पे बैठ के डेफिनेटली नहीं लिखे हैं, राइट। ये हजारों सालों तक लिखे हुए बुक है। तो आप महाभारत का ही एग्जाम्पल अगर आप पकड़ोगे तो महाभारत का जो ओरिजिनल वर्जन जो है, जो व्यास मुनि ने लिखा था, वो 8,800 वर्सेस का था। फिर इसको बढ़ा के भारत मुनि ने इसको बना दिया था 24,000 वर्सेस का, एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली 24,000 वर्सेस से बन गया आपका 1,000 वर्सेस का, एंड दैट्स इट इज कॉल्ड एज अ महाभारत। तो महाभारत जो है वो 1 लाख वर्सेस का है, बट उसका जो ओरिजिनल वर्जन है जिसको जय बोला जाता है, उसका वर्जन, उसका नाम महाभारत नहीं है। तो जय जो है वो 8,800 वर्सेस का ही है, ओके। तो वो ओरिजिनल वर्जन के जो नाम हैं वो हम लोगों को मिले हैं लेटर वैदिक पीरियड में, एंड देयर आफ्टर फिर महाजनपदा के सोर्सेस में। तो हम लोग अभी यही मानते हैं कि महाभारत जो है वो रफली कभी तो 800 से लेके 900 BC के अराउंड कभी तो हुआ रहेगा। हाउएवर महाभारत का वॉर हुआ है कि नहीं, तो वो हुआ भी होगा, बिकॉज हमें गुरुग्राम पता है। तो दिस इज बेसिकली जहाँ पे मैं लेक्चर ले रहा हूँ, गुरुग्राम, दिस इज बेसिकली गुरु का गांव। तो गुरु कौन थे? तो ऑब्वियसली गुरु द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य यहाँ पे कभी तो रहते थे। वैसे इंद्रप्रस्थ दिल्ली में हमारे पास, तो इंद्रप्रस्थ वॉज द कैपिटल ऑफ पांडव। देयर आफ्टर फिर हमारे पास कौरवों की हस्तिनापुर भी है, जो मॉडर्न डे डिस्ट्रिक्ट मीरठ में है। तो नाम को इंसाइड हो रहा है, तो हमने यही मान लिया कि भाई ये वॉर हुआ रहेगा। बट वॉर के साथ साथ इसमें जो रिलीजियस एस्पेक्ट जो डाले गए हैं वो गलत है, राइट। तो वॉर बीच में रोके, फिर कृष्णा ने भगवद गीता बताई, यार दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट। कोई भी हिस्टोरियन इसको मानेगा ही नहीं कि वॉर के बीच में आपने रथ रोक के रखा है और आप कोई तो प्रवचन दे रहे हो। उतना टाइम आपको वॉरफेयर के बीच में नहीं मिलता है, सामने वाला बंदा 2-4 तीर तो ऐसे ही मार देगा, राइट। फिर देयर आफ्टर फिर अवतारा वाली जो चीज़ें डाली है महाभारत वॉर में, तो ये सारी जो चीज़ें हैं
ये लेटर एडिशन जो है किसी ने भारता में डाला होगा या फिर महाभारता में डाला होगा। तो ओरिजिनल वर्जन है, ओके वो ओरिजिनल वर्जन में हम लोगों को यही पता चला कि ये सारे लोग जो है वो लेटर वैदिक पीरियड में कहीं ना कहीं पे तो एरिया में रहते थे और वॉर हुआ भी होगा कौरव एंड पांडवों के बीच में कुरुक्षेत्र में समवेयर अराउंड दिस पीरियड, बट इट वाज अ नॉर्मल वॉर, ओके देयर इज नथिंग रिलेटेड टू रिलीजन इन इट। तो रिलीजन वाला पार्ट हम माइथोलॉजी में कंसिडर करते हैं और जो फैक्ट हम लोगों ने सही माने हैं महाभारता के उसको हम लोग बेसिकली हिस्टोरी का कंसिडरेशन या फिर हिस्ट्री का पार्ट जो है मानते हैं, ओके हाँ। So I hope it is clear. हाँ देखो, इट इज़ नेवर अबाउट द एक्सेसिव यूनिफिकेशन, इट्स अबाउट द यूनिफिकेशन ओनली, ओके। अगर आपको एक सिविलाइजेशन थ्राइव करनी है देन यूनिटी में ही वो थ्राइव होगी। डिवीजन आप करोगे तो ऑब्वियसली थ्राइव नहीं होगा। तो इवन इफ यू कंसिडर टुडेज एग्जाम्पल देन पाकिस्तान बनने का जो सबसे बुरा इम्पैक्ट अगर किसी को हुआ इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट रिलीजन, वो लॉस हुआ इंडिया को, बिकॉज हमारा जो सेंट्रल एशिया का जो एक्सेस है विच इज़ क्वाइट क्रूशियल फॉर अस वो पूरा का पूरा पाकिस्तान के साथ चला गया। तो ब्रिटिशर्स ने जब ये लकीरें खींची, बाउंड्रीज जब उन्होंने डाली, तो उनके पीछे वही दिमाग में उनके पास था कि अगर इनको पूरा का पूरा टेरिटरी अगर हम लोगों ने दे दी इंडिया को देन ये सेंट्रल एशिया एंड देयर आफ्टर फिर यूरोप को डोमिनेट करने लग जाएंगे, बिकॉज आपके पास मॉडर्न डे सेंट्रल एशिया जो है विच इज़ बेसिकली हॉटलाइन ऑफ द एंटायर नेचुरल रिसोर्सेज, उसका पूरा का पूरा एक्सेस आपको ऐसे ही मिल जाता। तो दैट्स टू डिनाई एक्सेस ऑफ द सेंट्रल एशिया, ये पाकिस्तान वाला जो टेरिटरी है वो पाकिस्तान को एक्चुअल में दिया गया है, राइट। तो ये वाली जो चीज़ है आपको समझनी पड़ेंगी कि सिविलाइजेशन को अगर थ्राइव करना है, आगे बढ़ना है, तो रिसोर्सेज आर द प्राइमरी एस्पेक्ट जिसके ऊपर सिविलाइजेशन आगे जाएगी। आज चाइना जो है ओके वो बड़ी सिविलाइजेशन या फिर बड़ी कंट्री है बिकॉज दे आर फाइटिंग फॉर इट, राइट। दे आर फाइटिंग फॉर द साउथ चाइना सी, दे आर फाइटिंग फॉर द कंट्रोल ओवर द एंटायर एंशियंट उनके जो एरियाज थे, इन दैट कैपेसिटी वो कश्मीर पे भी क्लेम करते हैं, तिब्बत पे भी करते हैं एंड देयर आफ्टर नॉर्थ ईस्टर्न पे भी करते हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है उनके लिए, गॉट इट। तो वैसे ही अमेरिका अगर आप देखोगे तो अमेरिका के पास भी रिसोर्सेज के बहुत सारे मल्टीपल एवेन्यूज़ हैं। तो अमेरिका ने पहले पपेट जो अपने ये है सुल्तान जो है वो अक्रॉस सेंट्रल एशिया साउथ ईस्ट एशिया इंस्टॉल कर लिया और जब उनको पता चला कि भाई अब ये हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं तो रेनबो रेवोल्यूशन उन्होंने करवा दिया। अफगानिस्तान की कंडीशन भी उन्होंने वही सेम करवा दी। तो इट्स ऑल अबाउट रिसोर्सेज, गॉट इट। तो इंडिया के पास से जब ये पाकिस्तान का टेरिटरी चला गया देन इंडिया लॉस्ट इट्स रिसोर्सेज, एंटायर नॉर्थ वेस्टर्न जो इंडिया है या फिर सेंट्रल एशिया का जो एक्सेस है वही इंडिया के हाथ से पूरा का पूरा चला गया। सो दिस वाज वन ऑफ द यू कैन से दैट एफर्ट बाय द कॉलोनाइजर टू स्टिफल इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो दैट्स द यूनिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। अगर आप डिवीजन करोगे तो आपके रिसोर्सेस मल्टीप्लाई होंगे एंड रिसोर्सेस के ऊपर का आपका जो एक्सेस है वो चला जाएगा, गॉट इट। तो यहाँ पे मगध भी तो वही कर रहा है अल्टीमेटली। जब मगध ने पूरे इंडिया को कैप्चर करने की कोशिशें चालू की, वो देखेंगे कि भी बाद में ऐसा क्यों किया उन्होंने। तो वन ऑफ द प्राइमरी एस्पेक्ट ओके हम लोगों को अर्थशास्त्र से भी जो इन्फॉर्मेशन मिली, इट्स ऑल अबाउट रिसोर्सेज। अगर आपको एम्पायर चलाना है, सिविलाइजेशन चलानी है, आपको पैसा लगेगा, पैसा कहाँ से लाओगे, राइट। तो आपको बाजू वाली टेरिटरी है वो अपने अंडर लेके आनी है। एंड दैट्स व्हाई मगध वेंट ऑन टू द मैसिव अमाउंट ऑफ द एक्सपेंशन इन द एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम। तो दैट्स व्हाई यूनिफिकेशन इज द नीड ऑफ द सिविलाइजेशन, ठीक है। यार इसके लिए मैं ये लेक्चर में थोड़ी ना बताऊंगा एमपीएससी के लिए, फिर आप दूसरे लोगों को पूछिए कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, राइट। दिस इज फॉर द यूपीएससी। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। द्रोणाचार्य, ठीक है, यस एब्सोल्युटली ओके। मैंने पहले भी बोल के रखा था आई विल नॉट बी टेकिंग वर्ल्ड हिस्ट्री बिकॉज वर्ल्ड हिस्ट्री मुझे टोटल बोगस लगता है फॉर द जीएस पार्ट। वो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एट द मोस्ट मीन्स में एक 15 मार्क का उड़ता हुआ सवाल आया तो आ जाता है, बट उसके लिए आप 300 पेजेस 300 साल का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री तो पढ़ोगे नहीं और ना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा बिकॉज उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। तो मॉडर्न इंडिया तक इम्पॉर्टेंट है, तो पहले ये कवर करेंगे, फिर सतीश चंद्रा कवर अप करेंगे एंड देयर आफ्टर बिपिन चंद्रा कवर करेंगे, ओके। सो आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, डेली बेसिस पे एक लेक्चर जो वो कंटिन्यू चलता रहेगा मेरा। हफ्ते में 5 दिन तो आई एम टारगेटिंग कि एटलीस्ट 5 लेक्चर तो वीकली वी कैन कवर इट अप, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। सो अगर कोई और डाउट रहेगा गाइज देन लेट मी नो, अदरवाइज दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड, ओके। हाँ ओके। सो एनीथिंग एल्स गाइज, और कुछ फॉर मी, एनी अदर डाउट इफ यू आर हैविंग देन लेट मी नो, ठीक है। यस, सो आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। कोई और डाउट नहीं है, बट आई स्टिल बी गिविंग यू योर 1 मिनट। थोड़ा सा टाइम लैग चलता है यहाँ पे, ठीक है। जब मैं लाइव लेक्चर लेता हूँ तो मुझे 1-1 मिनट का टाइम लैग यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो आप तक आने में 1 मिनट लग रहा है। सो आई एम टेकिंग 1 मोर मिनट
अगर कोई भी डाउट अगर आपको रहेगा देन लेट मी नो, अदरवाइज आई विल बी स्टॉपिंग द लेक्चर देन। ओके, यस। यूनिफिकेशन का ग्राउंड कभी रिलीजन होना ही नहीं चाहिए, राइट? सिंपल है, यूनिफिकेशन का ग्राउंड ना एंशियंट इंडिया में कभी रिलीजन था ना कभी अभी है। इट्स ऑलवेज अबाउट द रिसोर्सेस, राइट? यस, ओके, हाँ, ओके, so it's always about the resources, it's never about the religion, okay? Okay, चलो, I guess no more doubts are there, और कोई डाउट नहीं है तो we'll stop then guys, ठीक है? Thank you so much, so we'll meet again tomorrow. तो tomorrow I'll be covering up chapter number 12 as well as 13. तो 13 is talking about society of the महाजनपदा, और जो 12 है वो इन्वेजन की बात कर रहा है। तो महाजनपदा पे ये जो 2 इन्वेजन हुए, डैरियस द ग्रेट, मतलब पहले पर्शिया का इन्वेजन एंड आफ्टर मैसिडोनिया का इन्वेजन, दैट इज अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो कंबाइन करेंगे कल वाले लेक्चर में 2 चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13, एंड कंबाइनली फिर उसको पढ़ेंगे, ठीक है? चलो, गुड, ठीक है। हाउ कैन आई ट्रस्ट योर स्टडी मटेरियल इफ आई गेट योर पेड सब्सक्रिप्शन? देखो यार, देखो ट्रस्ट वाली जो चीज़ है उसमें नाम में ही है दैट यू हैव टू ट्रस्ट। ट्रस्ट इज ऑलवेज बाइंड, देयर इज नो रैशनैलिटी इन ट्रस्ट, राइट? सिंपल है। एंड आपको ट्रस्ट क्यों करना चाहिए? बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव स्कोर्ड माई सेल्फ 300+ मार्क इन दी हिस्ट्री ऑप्शनल। तो द मटेरियल दैट आई एम प्रोवाइडिंग टू यू, ये सेम मटेरियल मैं पढ़ के कभी तो 300+ मार्क्स लाया था, राइट? हिस्ट्री ऑप्शनल में, सिंपल, ओके, ठीक है। नहीं, मैं कोई लिंक नहीं करूंगा, बट प्लेलिस्ट इसकी पहले ही बना के रखी है, ओके? तो यू विल गेट द प्लेलिस्ट, ओके? आई होप यू आर अवेयर विद द निटिग्रिटीज ऑफ द यूट्यूब। तो हमारे जो स्टडी IQ का चैनल है उसके ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट का बटन दिखेगा, उसको दबा देना, यू विल गेट द एंटायर सारे के सारे लेक्चर ओवर देयर। सो प्लेलिस्ट इज देयर, ओके गाइज? ओके, चलो, ओके, देन आई विल बी स्टॉपिंग द लेक्चर नाउ। थैंक यू सो मच गाइज, विल मीट अगेन टुमारो, ओके, 7 o'clock in the evening. Thank you so much guys.